हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आर नॉवल बॉय। कहानियों का ये सफर यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें। और हाँ, कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अध्याय 131, पीठ में छुरा घोंपने वाला। एक पल रुकिए, तीसरी महिला ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसने काले रंग से सजी बैंगनी रेशमी पोशाक पहनी हुई थी। सचमुच, क्या मुझे ऐसा आनंद मिलेगा जो मैंने अपने जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं किया? मोहक लहजे और हाव भाव में उसने ये सवाल पूछा। उसकी आंखें धुंधली थीं। हाँ, मैं वादा करता हूँ, वह आदमी चिल्लाया और जल्दी से उसे गले लगाने के लिए दौड़ा, क्योंकि वह लगभग उसी गली में उसके साथ संबंध बनाने के बारे में सोच रहा था। जैसे ही वह भागा, दौड़ते भागते उसकी गति धीमी हो गई और वह बीच रास्ते में ही गिर पड़ा। उसका सिर उन महिलाओं के पास जा गिरा जिन्होंने अपने मोहक व्यवहार से उसे अप्रत्यक्ष रूप से आमंत्रित किया था। उसकी गर्दन से खून चारों ओर फैल गया, लेकिन तीनों महिलाओं पर एक बूंद भी नहीं गिरी। जल्दी करो, समय हो गया है, हमें अभी जाना होगा। गुलाबी कपड़े पहने महिला ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए घृणा से कहा। चिंता मत करो, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। बैंगनी रंग के वस्त्र पहने महिला के हाथों में एक तेज धार वाला चाबुक था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और वह मोहक मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। अगले ही पल चीखों की आवाजें गूंज उठी और पूरी गली में सन्नाटा छा गया। अल्पविराम, ब्राइट स्टार रॉयल पैलेस में महल का निर्माण विशेष सामग्रियों से किया गया था, जिसके कारण बाहर से देखने पर यह बेहद चमकदार दिखाई देता था। भीतर से संगमरमर और पत्थरों पर अद्भुत नक्काशी की गई थी, जिससे ये महल बेहद आलीशान दिखता था। इस महल के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री निश्चित रूप से उच्च गुणवत्ता वाली थी। चमकदार रत्नों से सजी एक आलीशान मेज पर दो महिलाएं बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से बैठी हुई थीं और आपस में बातचीत कर रही थीं। हाँ, मैंने कहा था ना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कल होने वाले भोज में सबके सामने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लोगी। तंग लाल वस्त्र पहने एक महिला हंसते हुए बोली, फिर गंभीर हो गई। तंग पोशाक में वो बेहद आकर्षक लग रही थी और उसका चेहरा सौम्य था, मानो वो किसी मोहक परी हो। बिल्कुल नहीं फेलिशिया, मुझे पता है कि उसकी पहले से ही कई पत्नियां हैं, लेकिन मुझे इस बात से आपत्ति नहीं है। वह तो साफ तौर पर ऐसा आदमी है जो संतुष्ट होते ही उन्हें छोड़ देता है। शर्ली ने अपनी पुरानी दोस्त को घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा। वह उसकी बहन जैसी थी। क्या आप पुनर्विचार नहीं कर सकते? मैं उसके चरित्र की गारंटी दे सकती हूँ, फेलिशिया ने विनती करते हुए कहा। शर्ली ने फेलिशिया के हाथ पकड़े और माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो फेलिशिया। मैंने अपने पिता की बात न मानकर गलती कर दी। मुझे व्यक्तिगत रूप से गार्ड पसंद नहीं है, बस वह मुझे भेस बदले हुए सांप जैसा लगता है। गार्ड क्लेमोर फेलिशिया का चचेरा भाई था। वह उसकी माँ की छोटी बहन का बेटा था। फेलिशिया की माँ मूल रूप से क्लेमोर साम्राज्य से थी, लेकिन उसने एस्टन परिवार में शादी की थी। मैं समझ गई, फेलिशिया ने धीरे से कहा और चुप हो गई। फिर वह मुस्कुराए और उसने एक कप उठाकर शर्ली और अपने लिए पे डाला। अपना प्याला उठाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो मुझे उम्मीद है कि कल भोज में आपकी मुलाकात आपके जीवनसाथी से होगी। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। शर्ली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कप उठाते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मेरे भविष्य के लिए। दोनों ने तेजी से उस पदार्थ को पी लिया। क्या तुम्हें वाकई उस समय लिए गए अपने फैसले पर पछतावा है? फेलिशिया ने निराशा भरी निगाहों से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। तुम सब ये सवाल क्यों पूछते हो? ठीक है, तुम सब मेरा जवाब जानना चाहते हो, है ना? जाओ पूरे महाद्वीप में ऐलान कर दो कि मुझे डेविस लोरेट को अपना पति न बनाने का पछतावा है। शर्ली ने मुंह फुलाते हुए गुस्से से कहा। इन 2 दिनों में उसके कुछ भाई बहन उससे ये पूछने आए कि वह इस मामले के बारे में क्या सोचती है। शर्मिंदगी छिपाने के लिए वह बस इतना ही कह सकी, शायद हाँ या शायद नहीं। एक अच्छे पति को पाने का सुनहरा मौका गंवाने के बारे में सोचकर उसे पछतावा हुआ। इसके अलावा उनके सवालों ने उसके पछतावे को और भी बढ़ा दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी एक अच्छा पति मिलेगा, शर्ली ने आह भरते हुए जवाब दिया। हम पति? तुम चाहती हो कि मैं पति ढूंढूं? अचानक फेलिशिया का लहजा बदल गया और उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। बेशक, तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और तुम्हारी उम्र भी मेरी उम्र के बराबर है, शर्ली ने हंसते हुए जवाब दिया। उसे लगा कि फेलिशिया की बात मजेदार थी।
उसकी हंसी सुनकर फेलिशिया कांप उठी, उसने दांत भींचे फिर अचानक शांत हो गई। तुम हमेशा ऐसी ही रहती हो, है ना? बातचीत में भी चंचल, यहां तक कि अपने भविष्य का फैसला करते समय भी। लड़ाई के दौरान चिड़चिड़ी। तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। हे, यही तो मेरा व्यक्तित्व है और यह जरा भी नहीं बदलेगा। शर्ली ने मेज पर हाथ पटकते हुए फिर से हंसते हुए कहा, उसके चेहरे पर हल्का सा लालिमा दिखाई दे रही थी। इस तरह का व्यक्तित्व एक दिन तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा, फेलिशिया ने अतुलनीय रूप से शांत भाव से कहा। शर्ली को हल्की गर्मी महसूस हुई, उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन फिर भी उसने मुट्ठी भींचते हुए जवाब दिया, जब वो दिन आएगा मैं उसका ख्याल रखूंगी। तो मैं तुम्हें चुनौती देती हूं कि तुम आज घटित होने वाली इस विनाशकारी घटना से बच निकलो। फेलिशिया दहाड़ी, उसकी आंखों में केवल घृणा, आक्रोश और उदासी ही झलक रही थी। शर्ली को गहरा सदमा लगा। अचानक उसके दिमाग ने उसके शरीर में हुए बदलावों को फेलिशिया के इस कथन से जोड़ दिया, तुमने मेरे साथ क्या किया? वह खड़ी हुई, लेकिन अचानक उसके पैर बेजान हो गए। गिरते हुए उसने सहारे के लिए मेज को पकड़ लिया। फेलिशिया ने व्यंग्यात्मक लहजे में हंसते हुए कहा, मैंने क्या किया? मैंने तो बस तुम्हारे प्रति आभार व्यक्त किया है, तुम धोखेबाज। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने घृणा भरी निगाहों से उसे देखा। उसका दिल कुछ हद तक टूट चुका था। क्या? शर्ली की आंखें चौड़ी हो गईं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही है, लेकिन अचानक उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं जब उसने कहीं से एक भयानक आकृति को उभरते हुए देखा। एक पल भी बर्बाद किए बिना उसने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से एक क्रिस्टल निकाला। बूम! जैसे ही उसने उसे कुचलने की कोशिश की, उसका हाथ पीछे की ओर झटक दिया गया, जिससे क्रिस्टल उसकी पकड़ से दूर उड़ गया। हा, मेरी राजकुमारी, तुम्हें मेरे द्वारा आनंदित होते हुए देखने के लिए कुछ बड़ों को बुलाना बुरा है। अध्याय 132 मास्टरमाइंड। शर्ली ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए ऊपर देखा और घूरते हुए कहा, गाट, क्या तुम्हें अपने कार्यों के परिणामों का पता है? वह भयानक आकृति प्रकट हुई और एक नेक चेहरे वाले युवक में तब्दील हो गई। वह तेजतर्रार और आकर्षक दिख रहा था। उसने सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, ओह, मुझे पता है। हाँ, तुम्हारे बड़ों और पिताजी से थोड़ी बहुत मार खाने के अलावा कल भोज में तुम्हारा विवाह मुझसे तय हो जाएगा। शर्ली चिल्लाए, लेकिन उसका शरीर ढीला और गर्म हो गया। उसे बोलने में भी कठिनाई हो रही थी क्योंकि उसका दिमाग सुन्न पड़ रहा था। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसने गुस्से भरी निगाहों से फेलिशिया को देखा और फिर उदास होकर बुदबुदाई, क्यों? जाहिर है वह समझ सकती थी कि फेलिशिया की मदद के बिना वह उसके महल के अंदर नहीं जा सकता था। गाट हल्के से हंसा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, फेलिशिया, तुम ये क्यों नहीं बताती कि तुमने उसे पीक अर्थ ग्रेड कामोत्तेजक पदार्थ क्यों पिलाया? आंखों से लगातार बहते आंसू जमीन पर टपकाते हुए फेलिशिया चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारे 27वें भाई के साथ मिलकर मुझे नशीली दवा देने की साजिश कैसे रची? वाह, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शर्ली ने उसकी आंसुओं से भरी आंखों को देखा। उसने अपनी बची हुई आखिरी ताकत इकट्ठा करके कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, और न ही मैंने किसी भाई के साथ मिलकर तुम्हें नशीली दवा दी। ये सुनकर फेलिशिया गुस्से से चिल्लाए, नासमझ बनने का नाटक मत करो। मुझे पक्का पता है कि तुमने ही किया है। मेरे पास सबूत हैं। हमारे 27वें भाई ने मेरा बलात्कार किया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने सोचा था कि हम करीबी बहनें हैं। मैंने सोचा था कि हम परिवार हैं। अपने सारे आंसू बहाते हुए वह घुटनों के बल गिर पड़ी। कुछ सेकंड बीतने के बाद अचानक एक व्यंग्यात्मक हंसी सुनाई दी और दोनों ने अपना सिर उस दिशा में घुमाया। हा, ये तो बहुत ही मजेदार है। हा, गाट पागलों की तरह हंसता रहा। क्या? फेलिशिया घबरा गई। तुम लोग मेरी हथेली पर कठपुतली की तरह नाचते हो, मुझे तो बस देखते ही रहते हो। हा, गाट हंसते हुए उसकी ओर इशारा करने लगा। उसने अचानक शर्ली के हाथ पकड़ लिए और उसे ऊपर उठा लिया, उसे इस तरह लटका दिया कि उसके घुटने जमीन को छू रहे थे। जानती हो क्या? मैंने तुम्हें जो सबूत दिखाए थे वे नकली हैं। क्या तुमने सच में मेरे द्वारा दिए गए इमेजरी क्रिस्टल पर विश्वास कर लिया था? उद्धरण चिन्ह ... तुम्हारा क्या मतलब है? फेलिशिया का दिमाग सुन्न पड़ गया। वह इस समय बेहद उलझन और हैरानी महसूस कर रही थी। उस इमेजरी क्रिस्टल में तुमने जो शर्ली देखी, वह तो बस एक इंसान थी जिसने शर्ली का रूप धारण किया था। गाट ने धीरे से मुस्कुराते हुए उस मूर्ख को देखा जो उसकी चाल में फंस गया था, जिसे एक 10 साल का बच्चा भी समझ सकता था। उद्धरण चिन्ह ... नहीं, फेलिशिया ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा।
हालांकि उसे लगा कि एक 10 साल की बच्ची उसकी इस साजिश को समझ जाएगी, लेकिन जिस स्थिति और परिस्थिति में उसने उसे फर्जी सबूत दिए, उससे एक अनुभवी व्यक्ति को भी फर्जी सबूतों पर संदेह नहीं होगा। गार्ड ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए विक्षिप्त स्वर में कहा, अपनी इकलौती सबसे करीबी बहन को धोखा देकर तुम्हें कैसा लग रहा है? ओह, वह तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त भी तो है ना? कृपया मुझे इस तरह तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए क्षमा कर दो। हरामखोर, मैं तुझे जान से मार दूंगी। गुस्से से उसकी ओर दौड़ते हुए फेलिशिया दहाड़ी। गार्ड वहां मुस्कुराते हुए खड़ी थी, जरा भी डरी हुई नहीं। ठीक उसी समय जब उसने उसे टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की, उसे लगा जैसे उसका शरीर सुन्न हो गया हो। वह उसके बगल में गिर पड़ी और घृणा भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोली, तुमने मेरे साथ क्या किया? गार्ड हंसते हुए बोला, अरे चिंता मत करो, मैंने बस तुम्हारे कप पर एक गंधहीन, लकवाग्रस्त कर देने वाला पेस्ट लगा दिया है। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे भी मुझे गैर कुंवारी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। फेलिशिया ने अकल्पनीय घृणा से अपने दांत भींच लिए, उसने क्रोध से उसकी ओर देखा। अगर नजरें जान ले सकती तो उसकी नजरें ही उसे 1000 बार मारने के लिए काफी थीं। वैसे मैंने ही तुम्हें नशा दिया था, और तो और मैंने ही तुम्हारे 27वें भाई को भी नशा दिया था। हाँ, उसे पता ही नहीं था कि वह अपनी ही बहन का बलात्कार कर रहा है। फेलिशिया की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं, उसने अपने दांत जोर से भींच लिए और उसके मुंह से खून बहने लगा, मानो उसे बहुत जोर का झटका लगा हो। शर्ली ने गुस्से से उसकी ओर घूरते हुए अपनी एक आंख थोड़ी ऊपर उठाए और बोली, कमीने। गार्ड ने उसकी तेज सांसें सुनी, लेकिन उसे कुछ भी करने की जल्दी नहीं थी। शर्ली, तुम अलग हो। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरी नजर तुम पर है। चिंता मत करो, भले ही तुम अपनी मासूमियत खो दो, मैं पूरी तरह से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसने अपना सिर घुमाया और फेलिशिया की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चिल्लाओ, मदद के लिए पुकारो। मैंने तुम्हारे ऊपर जो लकवाग्रस्त करने वाला पेस्ट लगाया है, वह केवल तुम्हारे शरीर को लकवाग्रस्त करता है, तुम्हारी आवाज को नहीं। फेलिशिया ने उसे असीम घृणा से देखा, उसने शर्ली की ओर एक नजर डाली और अपने किए पर बेहद क्रोधित महसूस किया। तुम चिल्ला क्यों नहीं रही हो? हाँ, बिल्कुल, तुम्हें पता है, इस जगह पर ध्वनिरोध और खास संरचनाएं हैं, और तुम ही हो जो मुझे चुपके से यहाँ लाए हो। इसके अलावा, हाँ, शैतानी मुस्कान के साथ हंसते हुए उसने आगे कहा, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त का मैं कैसे शोषण करता हूँ। शर्ली को उठाकर उसने उसे बिस्तर पर पटक दिया। नहीं, रुको, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, उसे जाने दो। फेलिशिया रोते हुए बोली। इस स्थिति में उसे लग रहा था कि वह कुछ नहीं कर सकती। अचानक उसका चेहरा दयनीय हो गया और उसने चिंतित स्वर में कहा, क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं उसे जाने दूं? मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। सच्चाई का एहसास होते ही फेलिशिया का चेहरा बदल गया। वह फूट फूट कर रोने लगी और सिसकते हुए बोली, माफ करना शर्ली, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। गार्ड हंसा और अपने कपड़े उतार दिए। उत्तेजित चेहरे के साथ वह बिस्तर पर चढ़ गया और उसकी बेहद कामुक आकृति को देखने लगा। शर्ली खुद को छूने लगी, अपने शरीर के संवेदनशील हिस्सों को सहलाने लगी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरा लाल हो गया था और उसकी पीली सफेद त्वचा के साथ मिलकर वह बेहद मोहक और कामुक लग रही थी। ये स्पष्ट था कि वह कामुकता में मदहोश हो गई थी। तुम मेरी हो, उसने उत्तेजित चेहरे से घोषणा की और उस पर झपटने ही वाला था कि तभी एक उदासीन आवाज सुनाई दी, चलो यहीं रुक जाते हैं, ठीक है? कौन? अध्याय 133, एक मूर्ख का अनुरोध। सराय से निकलने के बाद डेविस सीधे ब्राइट स्टार रॉयल पैलेस की ओर चल पड़ा, जो सम्राट के शाही महल के पास ही कहीं स्थित था। डेविस को सम्राट के शाही महल का स्थान पता था, इसलिए उसे ब्राइट स्टार शाही महल का पता लगाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कड़ी सुरक्षा और मजबूत संरचनाएं थीं। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि उसे चुपके से अंदर जाना चाहिए या खुलेआम अंदर जाना चाहिए। शर्ली ने मुझे चुपके से एक पत्र भेजा है। इसका मतलब है कि मुझे चुपके से आना होगा। रुको, क्या पता वो कोई साजिश रच रही हो? तब तो मुझे खुलेआम जाना पड़ेगा। छोड़ो भी, अगर मुझे फंसा भी दिया जाए तो भी मेरे पास उसका पत्र है, और वैसे भी कोशिश करने पर भी वे मुझे मार नहीं सकते। पकड़े जाने से डरने की क्या बात है? कुछ भी नहीं। चुपके से अंदर जाने का फैसला करते हुए उसने संरचनाओं के अपने अनुभवहीन ज्ञान और गुप्त तकनीक का उपयोग करके संरचनाओं को दरकिनार कर दिया। जब तक उसने शर्ली को देखा तब तक वह एक खूबसूरत महिला से बात कर रही थी, जिसने तंग फिटिंग वाले लाल वस्त्र पहने हुए थे।
डेविस ने उसकी तरफ देखा और सोचा, शायद मुझे उसके बाहर जाने से पहले कुछ देर इंतजार करना चाहिए। आखिर शर्ली कुछ गुप्त बातें करना चाहती थी। तभी उसकी नज़र बिस्तर के बगल में छिपी एक भयानक आकृति पर पड़ी और उसका विचार अधूरा रह गया। हे भगवान, मुझे पता था, वह कोई खतरनाक साजिश रच रही थी। उसने मन ही मन कहा और निराशा भरे भाव से शर्ली की ओर देखा। अब चलें। जब वह मन में निराशा लिए वहां से जाने ही वाला था, तभी उसने एक अनजान महिला को गुस्से से चिल्लाते हुए सुना। हम घटित हो रहे दृश्य को देखकर उसकी रुचि बढ़ गई। अचानक उसने देखा कि शर्ली गिर पड़ी और मेज को पकड़ लिया। उनका खेल देखते हुए उसका मुंह ओ के आकार का हो गया। क्या कोई किसी को फंसाने के लिए इस हद तक जा सकता है? मुझे पता था कि वह चंचल स्वभाव की थी, लेकिन इतनी शातिर नहीं। उसका तर्क गलत नहीं था, क्योंकि उसने यह मानकर अनुमान लगाया था कि वह उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। समय बीतने के साथ साथ उसे ये सब अजीब लगने लगा और यह सब उसे और भी ज्यादा वास्तविक लगने लगा। खासकर जब गाट नाम के उस व्यक्ति ने अपनी भयावह साजिश का खुलासा किया, तो उसे और भी ज्यादा यकीन हो गया कि जो कुछ हो रहा है वह सच है। फिर भी वह इस दुखद घटना को लेकर थोड़ा संशय में था। जैसे ही गार्ड बिस्तर पर पहुंचा, डेविस की आंखें ठंडी पड़ गईं क्योंकि वह अब और ये दृश्य नहीं देख सकता था। भाड़ में जाए। अगर यह वाकई मुझे फंसाने की साजिश थी तो मेरी अंतरात्मा भी भाड़ में जाए। डेविस ने फैसला किया और उदासीन स्वर में कहा, चलो यहीं रुक जाते हैं, ठीक है? कौन? गार्ड का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी भूत ने डरा दिया हो। उसकी आंखें इधर उधर दौड़ती रहीं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। टकराना। डेविस ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके चेहरे पर लात मार दी। गाट ऐसे उड़ गया जैसे किसी पतंग की डोर कट गई हो। उड़ते हुए उसके मुंह से फव्वारे की तरह खून निकला और वह एक कोने के पास जा गिरा और बुरी तरह से जमीन पर लुढ़क गया। कौन? इस बार फेलिशिया ने सवाल किया, हालांकि देखने में ऐसा लग रहा था कि वे अभी अभी बचकर निकले हैं, फिर भी उसके चेहरे पर सतर्कता के भाव थे। वह जमीन पर लेटी हुई थी और अचानक प्रकट हुए काले वस्त्रधारी व्यक्ति को घूर रही थी। डेविस ने अपनी हुडी हटाई और उसकी ओर देखा। युवराज डेविस। काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति का चेहरा देखते ही फेलिशिया अतुलनीय खुशी से चिल्ला उठी। राजकुमार डेविस। महाराज, मैं आपसे विनती करती हूं कि। इससे पहले कि वह अपनी विनती पूरी कर पाती, डेविस उसके सामने खड़ा हो गया और उसके मुंह में एक गोली ठूंस दी। गल्प। अचानक फेलिशिया को ऐसा लगा जैसे वह किसी अथाह खाई में गिर गई हो। उसे लगा कि उसे कामोत्तेजक पदार्थ भी पिला दिया गया है, लेकिन कुछ ही सेकंड बीतने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी ताकत तेजी से वापस लौट रही है। वह खड़ी हुई और कृतज्ञता से उसकी ओर देखा, लेकिन साथ ही उसे शर्म भी महसूस हुई क्योंकि उसने उसे गलत समझा था। उसी समय वासना में डूबी शर्ली को देखकर उसके दिल में गहरा अपराधबोध छा गया। वह बेहोश हो गया है, शायद उसकी गर्दन टूट गई है। तो अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ, डेविस ने कहा और जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, एक नाजुक हाथ ने उसका चोला पकड़ लिया। क्या? डेविस ने पीछे मुड़कर देखते हुए पूछा। वह ये सब बिल्कुल नहीं चाहता था, खासकर इसलिए क्योंकि वह एवलिन को सराय में ही छोड़कर आया था। कृपया। फेलिशिया ने अपना चेहरा नीचे कर लिया, उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने उसके वस्त्र पकड़ रखे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह अनुमान लगा सकता था कि वह क्या कहने वाली है, लेकिन वह अपने ही अनुमानों से तंग आ चुका था। कृपया उसके साथ सो जाओ। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि उससे केवल एक हल्की सी चीख ही सुनाई दी। डेविस अचंभित चेहरे के साथ चुप रहा। इस बार उसका अनुमान बिल्कुल सही निकला। कुछ सेकंड बीतने के बाद फेलिशिया ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर कहा, कृपया उसके साथ यौन संबंध बनाओ। वहां सन्नाटा छा गया, ऐसा लग रहा था मानो वातावरण जम गया हो। तुम मुझसे उस औरत के साथ संबंध बनाने के लिए कह रहे हो जिससे कभी मेरी शादी तय हुई थी? डेविस ने ठंडे स्वर में पूछा। उसने उदासीन निगाहों से उसकी ओर देखा और आगे बोला, तुम अपने दोस्त को धोखा देते हो, अपनी गलती का एहसास करते हो, फिर किसी और को उसके साथ सोने के लिए कहते हो। उसके शब्दों को सुनकर फेलिशिया का दिल कांप उठा। उसकी आंखें नम हो गईं और चेहरा बेहद उदास हो गया। उसने उसके वस्त्र का किनारा पकड़ते हुए खुद को जमीन पर गिरा दिया। वाह! बुरी तरह से सिसकते हुए वह फूट फूट कर गिर पड़ी। डेविस को दया तो आई, लेकिन एक चीज जिसे वह अपने दिल से माफ नहीं कर सका, वह थी विश्वासघात। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, फेलिशिया ने दर्द से कराहते हुए अपने दिल को छूते हुए कहा। मेरे अपने भाई ने मेरा बलात्कार किया, मेरी अपनी बहन ने मुझे धोखा दिया। मुझे कैसा लगेगा? क्या मैं अकेलापन महसूस नहीं करूंगी? क्या मुझे बदला लेने का अधिकार नहीं है?
मैंने अपनी सबसे करीबी बहन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को एक घातक कामोत्तेजक पदार्थ पिला दिया। अपना सिर जमीन पर पटकते हुए वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगी और उसके माथे से खून बहने लगा। वह अचानक रुक गई और पागलों जैसी मुस्कान के साथ जमीन की ओर देखने लगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। मेरी बहन ने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि मैंने ही, उस मूर्ख ने, उसे धोखा दिया। रुको, तुम कह रहे हो कि यह एक घातक कामोत्तेजक है? डेविस ने चिल्लाते हुए पूछा। इसका नाम क्या है? अध्याय 134, भयावह यांग कामोत्तेजक। फेलिशिया ने हैरानी से अपना चेहरा ऊपर उठाया और फिर अपना सिर दोबारा फर्श पर पटक दिया। उसकी दयनीय हालत को देखकर डेविस ने जल्दी से उसे अपना सिर पटकने से रोक दिया। पर उसने क्रोधित होकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और अपनी मां की तरह चिल्लाया, अगर तुम अपनी बहन की मदद करना चाहती हो तो खुद को संभालो, वरना जितना चाहो निराशा में डूबी रहो। और जैसा उसने सोचा था, ये बिल्कुल कारगर साबित हुआ। फेलिशिया ने असमंजस भरे चेहरे से उसकी ओर देखा। उसकी धुंधली आंखों में अचानक स्पष्टता की चमक आ गई। तुमने उसे जो कामोत्तेजक दवा पिलाई थी, उसका नाम क्या है? डेविस ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। अशुभ यांग कामोत्तेजक, फेलिशिया ने चुप होते हुए बुदबुदाया। अब डेविस को आखिरकार समझ आ गया कि वह उससे शारीरिक संबंध बनाने पर जोर क्यों दे रही थी। दुनिया में कामोत्तेजक पदार्थों के कई प्रकार थे। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये वास्तव में एक भयावह कामोत्तेजक पदार्थ था जो पीड़ित महिला की मृत्यु का कारण बनता था यदि वह किसी पुरुष के साथ यौन संबंध नहीं बनाती थी। आमतौर पर कामोत्तेजक पदार्थ का प्रयोग करने पर भी पीड़ित अपनी कामेच्छा को शांत करने के लिए हस्तमैथुन कर सकता है। इसीलिए उसने उसके साथ कुछ भी किए बिना जाने में संकोच नहीं किया। लेकिन कुछ प्रकार के कामोत्तेजक पदार्थों के मामले में ऐसा नहीं था, और यह भयावह यांग कामोत्तेजक पदार्थ उनमें से एक था। तुमने क्या किया? बहुत ही द्वेषपूर्ण, उसने दया भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए आह भरी। फेलिशिया ने कोने में बेहोश पड़े उस शरीर की ओर मुड़कर देखा। यह उस सांप का ही काम था। उसने न सिर्फ मुझे फंसाया, बल्कि नफरत फैलाकर मुझे उस पर जहर का इस्तेमाल करने के लिए भी मजबूर किया। फिर उसने डेविस की ओर देखा और विनती करते हुए कहा, कृपया, मैं समझती हूं कि मैंने उसका जीवन बर्बाद कर दिया है, लेकिन अगर यह आपके साथ है तो मुझे यकीन है कि वह कम से कम इसे स्वीकार कर लेगी। आखिरकार उसे आपसे शादी तोड़ने का पछतावा तो था ही। डेविस के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसे ऐसी बात का पछतावा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझसे मजाक मत करो, तुम ये सब उसे बचाने के लिए कह रहे हो। क्यों न तुम किसी और को ढूंढ लो, किसी ऐसे को जिसे वो पसंद करे। उसने उसे अपनी राय दी। हालांकि वह शर्ली के चरित्र को पसंद करता था, लेकिन बात इतनी भी नहीं थी कि वह उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हो। इसके अलावा उसे एवलिन से प्यार हो गया था और वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे एवलिन के साथ विश्वासघात हो। नहीं, कृपया उसकी मदद कीजिए। मैं नहीं चाहती कि वह मर जाए। मुझे यकीन है कि अगर मैं किसी और आदमी को ढूंढने भी चली गई तो होश में आते ही वह जरूर आत्महत्या कर लेगी। फेलिशिया उसे समझाने की पूरी कोशिश करती रही और उसकी आंखों में दिख रहा था कि वह बहुत हताश है। तुम मेरे लिए इसे और मुश्किल बना रहे हो। मैंने उसे एक बार बचा लिया था और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपना पहला अनुभव उसे दूं। तुम्हें शायद लगे कि उसके साथ सोने से मुझे फायदा हुआ है, लेकिन मेरे लिए यह मेरी एवलिन के साथ एक घिनौना विश्वासघात है। इसके बाद उनका लहजा अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गया और उन्होंने घोषणा की, मैं न तो धोखा देना चाहता हूं और न ही धोखा खाना चाहता हूं। फेलिशिया चुप हो गई। उसे उसकी हठधर्मिता और दृढ़ निश्चय का एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, तो कृपया चुपचाप चले जाइए ताकि पहरेदार आपको पकड़ न ले। बाकी मैं संभाल लूंगी। डेविस ने सिर हिलाया, लेकिन मुड़ने से पहले उसने उससे एक सवाल पूछा, फिर तुम क्या करने वाली हो? फेलिशिया ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं उसे कष्ट नहीं सहने दूंगी। मैं उसे अभी मार डालूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। उसकी आंखें नम हो गईं और नाक से कड़वाहट निकलने लगी। उम्मीद है कि वह मुझे परलोक में या अगले जन्म में माफ कर देगी। डेविस ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और पछतावा देख सकता था। फिर वह गायब हो गया। उसके चले जाने पर फेलिशिया ने शर्ली के साथ बिताए अपने बचपन की यादों में कुछ मिनट बिताने के बाद बिस्तर की ओर मुड़कर देखा। शर्ली के कपड़े उसके अपने हाथों से फाड़ दिए गए थे, यहाँ तक कि उसके अंतर्वस्त्र और इसी तरह के अन्य वस्त्र भी थोड़े से फट गए थे, जिससे उसके शरीर के सुडौल उभार पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे। वह एक जानवर की तरह कराहते और सिसकते हुए अपने ही स्तनों के साथ साथ अपनी पवित्र घाटी को भी नोचती और सहलाती रही।
फेलिशिया उसके पास गई और जब शर्ली रो रही थी तो उसने उसके हाथ पकड़ लिए। जब शर्ली ने अपने हाथों में गर्माहट महसूस की तो वह अनजाने में ही उस स्रोत पर झपटी और उसे पकड़ लिया और चाटने और चूसने लगी। मुझे माफ करना। फेलिशिया, जिसका एक हाथ जकड़ा हुआ था, ने दूसरे हाथ में खंजर उठा लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरे दुख से भरकर शिर्ली के सिर पर वार कर दिया। अचानक उसके हाथों को पकड़ लिया गया और एक आवाज सुनाई दी, रुको। अल्पविराम। डेविस ने अपनी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करते हुए गायब हो गया। फेलिशिया की यादों में खोई हुई परछाई को देखकर उसे दया आई। हालांकि उसकी अंतरात्मा और नैतिकता उसे चीख चीख कर कह रही थी कि उसे बचाना चाहिए और इसे दुखद अंत नहीं होने देना चाहिए, लेकिन उसे लगा कि ऐसा करने से वह एवलिन के साथ विश्वासघात करेगा। वह इस बात को लेकर बेहद असमंजस में था कि उसे इस समय क्या करना चाहिए। शर्ली की कामुक हरकतों को देखकर उसके मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ आईं। वह किस बारे में बात करना चाहती थी? लगता है मुझे कभी पता नहीं चलेगा। अचानक उसके मन में एक विचार आया जिससे उसे इस दुखद घटना के अंत में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। हाँ, बिल्कुल। मैं इतना मूर्ख क्यों हूं? मेरे पास उसे बचाने का ज्ञान भले ही न हो, लेकिन मृत्यु पत्र में तो होना ही चाहिए। डेथ नोट। मैं बचे हुए 2 मौकों में से एक का इस्तेमाल करूंगा। मुझे जल्दी से बताओ कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए बिना उसे कैसे बचाया जाए। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्योंकि वह एक दुखद अंत से बच सकता था। सच कहूं तो उसे लगा कि अगर वह अभी चला गया तो उसे मन की शांति नहीं मिलेगी, और इसीलिए उसने इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस अनमोल अवसर का लाभ उठाया। उसे लगा कि यह प्रयास सार्थक था। हाँ, ये तो बहुत आसान है। तुम्हें मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी। डेथ नोट खिलखिलाते हुए जोर से हंसा। अध्याय 135, विषैले सार को हटाना। क्या? जल्दी मुझे बताओ। डेविस को पहले तो बिल्कुल भी मूर्खता महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अब हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसने एक ऐसे उत्तर का मौका गंवा दिया है जो उसे पहले से ही पता था, लेकिन मूर्खतावश वह उसे याद नहीं रख पाया। अरे, बस किसी और आदमी को उसके साथ सोने दो। डेविस एकदम जम गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह खून थूक रहा हो। होश में आते ही उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, भाड़ में जाओ। तुम्हें मुझसे नहीं, उससे करना चाहिए। उसने व्यंग्यपूर्ण स्वर में उत्तर दिया। मुट्ठी भींचते ही उसके माथे की नसें उभर आईं। उसने किसी तरह अपने गुस्से को काबू में किया और फिर बोला, ठीक है, अब और कोई मजाक नहीं। मृत्यु पत्र ने उपहास भरे स्वर में कहा, उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? डेविस की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा नहीं है कि उसे बचाने का कोई तरीका ही नहीं है, बल्कि अभी आप उन तरीकों का इस्तेमाल करके उसे बचाने के लिए उतने मजबूत नहीं हैं। कम से कम आपके अनुरोध के अनुसार तो यही लगता है। डेविस ने पलटकर जवाब दिया, तो मुझे बताओ कि मैं उसे अपने पास मौजूद सबसे अच्छे तरीके से कैसे बचा सकता हूँ। फिर उसे याद आया कि सबसे अच्छा तरीका उसके साथ सोना था, लेकिन सोने से इसका कोई लेना देना नहीं है। मानो वह बेहद क्रोधित हो, उसने उत्तर दिया, छी, मैंने ऐसे कई हालात देखे हैं, और हर उस पुरुष ने जिसने मुझे अपने वश में किया, नशे में धुत महिला के साथ ऐसे संबंध बनाए जैसे कुछ हुआ ही न हो। बल्कि उन्होंने तो मुझे अपने वश में करने के लिए भी इस्तेमाल किया। तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? इस विशाल संसार में किसी दूसरी स्त्री को अपने वश में रखना कोई बड़ी बात नहीं है। डेविस चुप रहा। वह इसका खंडन नहीं कर सकता था, न ही उसके पास इसका खंडन करने का समय था। उसके मन में एक हल्की सी आह गूंजी, क्या तुम मेरी उस शक्ति के बारे में भूल गए हो जो ब्रह्मांड में किसी भी चीज को भस्म कर सकती है? मैंने नहीं किया, उसने गंभीरता से उत्तर दिया। तो फिर मेरी शक्ति का उपयोग करके कामोत्तेजक के प्रभावों को बेअसर कर दो। उसने इस तरह जवाब दिया मानो यह एक स्वाभाविक बात हो। डेविस की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे स्पष्ट रूप से पता है कि तुम्हारी शक्ति का उपयोग करने से उसके डेंटियन और मेरिडियन नष्ट हो जाएंगे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरी ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित करना तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो उसे मरने दो, उसने उदासीन स्वर में उत्तर दिया। तुम? जैसे ही उसने कोई दूसरा तरीका पूछने के बारे में सोचा, उसने देखा कि फेलिशिया हाथ में खंजर लिए शर्ली की ओर बढ़ रही है। उसने जल्दी से पूछा, धिक्कार है। क्या आपको यकीन है कि आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है? एक बात तो है, लेकिन उसके लिए आपको उसके साथ सोना जरूरी नहीं है। लेकिन डेविस ने सिर हिलाया। वह फेलिशिया के पास पहुंचा और जैसे ही वह खंजर से वार करने वाली थी, उसने उसके हाथ पकड़ लिए और बोला, रुको। मुझे अभी एक ऐसा तरीका सूझा है जिससे मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए बिना ही उसे बचा सकता हूं।
फेलिशिया को एक पल के लिए उम्मीद जगी, लेकिन उसकी बातें समझ आने पर उसने गुस्से से उसकी ओर देखा और बोली, तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? हर समझदार इंसान जानता है कि इस तरह के कामोत्तेजक पदार्थ का असर खत्म करने का एकमात्र तरीका शारीरिक संबंध बनाना है। अगर तुम्हारा उसे मदद करने का कोई इरादा नहीं है तो कृपया चले जाओ, बस उसे अपमानित मत करो। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते करते वह फिर से रोने लगी। शर्ली और खुद को जान से मारने का उसका इरादा पूरी तरह से टूट गया। डेविस ने कुछ देर तक चुपचाप उसकी ओर देखा और फिर गंभीरता से कहा, क्या तुम उसे बचाना चाहती हो, या तुम उसे खुद मरते हुए देखोगी? फेलिशिया उस पर चिल्लाए, मैं उसे बचाना चाहती हूँ, धिक्कार है। तुम उससे शारीरिक संबंध क्यों नहीं बना लेते? मैं जीवन भर तुम्हारी दासी रहूंगी। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो, बस उससे शारीरिक संबंध बना लो प्लीज। तो फिर एक तरफ हट जाओ और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उससे उसे बांध दो। डेविस ने शर्ली की बाहों को पकड़कर उसकी पीठ के पीछे रखते हुए जवाब दिया, जिससे उसके मोहक रूप से छटपटाते शरीर को दबा दिया गया। फेलिशिया ये सोचकर शर्म से लाल हो गई कि उसकी यह अजीबोगरीब सनक है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वह और इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने ये करने का फैसला किया। उसने कुछ चाबुक निकाले और शर्ली के हाथ पैर बिस्तर के दोनों सिरों से बांध दिए। शर्ली ने अपने होंठ चाटे, डेविस के होंठों को लालच भरी निगाहों से देखती हुई मानो वह मदहोश हो गई हो। वह बंधी हुई थी, उसकी ऊर्जा अस्थिर थी और वह होश में हिल डुल नहीं सकती थी। इस कामुक दृश्य को देखकर डेविस घबरा गया। उसने जल्दी से अपने मन से सारे अशुद्ध विचार निकाल दिए और अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया। अपनी आत्मा की इंद्रिय का पूरी तरह से उपयोग करते हुए उसने उसके पूरे शरीर में प्रवेश किया और उसके शरीर में फैले विषैले अवशेषों की खोज की। और जैसा कि उम्मीद थी, उसने उसके गर्भ में एक असामान्य सार का एहसास किया। ये घातक यांग कामोत्तेजक अन्य कामोत्तेजकों से भिन्न था। ये गर्भ में घातक यांग विष डालता है जो धीरे धीरे महिला के शरीर की स्थिति को बिगाड़ता है और उसे आंतरिक रूप से मार डालता है। इस विष से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका पुरुष का सार ग्रहण करना है। इसी प्रकार एक कामोत्तेजक औषधि थी जिसे सिनिस्टर ये नेफ्रोडिसिया के नाम से जाना जाता था, जो पुरुषों को अपना शिकार बनाती थी। इसका एकमात्र उपचार ये था कि उनके जननांगों को किसी स्त्री के सार से ढक दिया जाए। वह उसकी वासना के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अगर वह उसकी वासना को शांत करना चाहता तो उसे सुख देना ही एकमात्र उपाय था। अगर वह डेथ नोट की ऊर्जा का इस्तेमाल उसकी वासना को शांत करने के लिए करता तो वह उसकी साधना और इंद्रियों को अलविदा कह सकता था, क्योंकि यह संभवतः उसके शरीर को उत्तेजित करने वाली हर नस को नष्ट कर सकती थी। उसका नियंत्रण इतना अच्छा नहीं था कि वह केवल उस कामोत्तेजक पदार्थ को हटा सके जो उसकी नसों को उत्तेजित कर रहा था, साथ ही यह उसकी साधना को भी नुकसान पहुंचा सकता था, जिससे अंततः मृत्यु हो सकती थी। उसकी हथेली से थोड़ी सी काली ऊर्जा निकली और अतुलनीय रूप से धीमी गति से उसके पेट में प्रवेश कर गई। अपनी आत्मा का उपयोग करते हुए उसने काली ऊर्जा को उसके पेट से होते हुए अंततः उसके गर्भ तक पहुंचाया। फेलिशिया असमंजस में थी। उसने डेविस की ओर देखा जिसने लगभग 5 मिनट तक शर्ली के पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था। जिस दृश्य की उसे उम्मीद थी वह सामने नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उसके साथ किसी खास तरीके से व्यवहार कर रहा था। लेकिन उसके दृष्टिकोण से इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि शर्ली अब भी भारी सांस लेते हुए अपने होंठ चाट रही थी, उसके लिए तड़प रही थी। अचानक शर्ली छटपटाने लगी और जोश से इधर उधर हाथ पैर मारने लगी। डेविस को बीच में ही रोक दिया गया, लेकिन वह किसी तरह उस काली ऊर्जा को बेकाबू होने से रोकने में कामयाब रहा। तुम अगर उसे बचाना चाहते हो तो जल्दी करो और उसे चूम लो, उसने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसकी एकाग्रता का आखिरी अंश भी खत्म हो रहा है। फेलिशिया की आंखें चौड़ी हो गईं, इसलिए नहीं कि उसने उसके शब्द सुने थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही उसने तुरंत वही करने का फैसला किया जो उसने कहा था, तभी उसने अपनी आंखों के कोने से देखा कि गार्ड जाग रहा है। अध्याय 136। मैंने तुम्हें फोन नहीं किया, कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगी। घृणा से दहाड़ते हुए फेलिशिया आगे बढ़ी और गार्ड के चेहरे पर लात मारी, जिससे एक बार फिर उसकी गर्दन पूरी तरह से टूट गई। डेविस की आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसे लगा कि उसकी एकाग्रता भंग हो रही है। हताशा में आकर उसने शर्ली के होठों को चूम लिया ताकि वह और संघर्ष न करे। अपनी बची हुई एकाग्रता की अंतिम शक्ति से उसने उस काली ऊर्जा का उपयोग करके उसके गर्भ से घातक यांग विष को सोख लिया। वह थकान से बेहाल हो गया, जिससे उसका सिर नीचे गिर गया और उसका चेहरा गीले चुंबनों और चाटों से लथपथ हो गया। मुझसे दूर हटो, डेविस के कानों के पास एक मोहक आवाज गूंजी।
ऐसा कहने के बावजूद उसने लालच से उसके होंठ चाटे। चुंबन और यांग विश के नाश के साथ शर्ली के अंतरात्मा का एक अंश फिर से जागृत हो गया। डेविस को लगा कि उसकी ऊर्जा वापस आ गई है और वह तुरंत खड़ा हो गया। शर्ली अभी भी जोर जोर से सांस ले रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ होश आ गया है। फिर भी ये बात नहीं बदली कि वह अभी भी कामुक और उत्तेजित थी। शर्ली, फेलिशिया खुशी से दौड़कर उसके पास गई, लेकिन जैसे ही उसे अपनी गलती याद आई, उसका चेहरा उदास हो गया। डेविस ने अपने चेहरे से गीले दाग पोंछे। फिर उसने उसके बंधन खोले और डेथ नोट से बात करते समय रखे गए 2 क्रिस्टल उठाने के लिए एक निश्चित दिशा में बढ़ा। उसने एक क्रिस्टल अपने पास रख लिया और दूसरा शर्ली की ओर फेंक दिया। लो, इससे तुम्हें ये समझने में मदद मिलेगी कि यहाँ अभी अभी क्या हुआ था, डेविस ने आह भरते हुए कहा। अंततः वो उसे बचाने में कामयाब रहा, लेकिन जब उसने सोचा कि उसने उसे संघर्ष बंद कराने के लिए उसे चूमा था, तो उसके चेहरे पर निराशा छा गई। ये सब उस औरत की गलती थी। बड़बड़ाते हुए वह वहां से चला गया और असंतुष्टि भरी नजरों से फेलिशिया को देखा। रुको, तुम यहाँ क्यों हो? शर्ली की छातियां ऊपर नीचे होने लगीं और उसने एक आंख बंद करके ये सवाल पूछा। क्यों? क्या आपने मुझे यहाँ आने के लिए नहीं बुलाया था? डेविस ने पत्र निकालते हुए कहा। पत्र को देखकर शर्ली ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने कोई पत्र नहीं भेजा। नहीं, मैंने आपको अपने महल में आने के लिए कहा। क्या? उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। मुझसे सच्चाई बयां की जा रही है। डेविस की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। उसे अचानक याद आया कि उसने एवलिन को सराय में अकेला छोड़ दिया था। एक भी सवाल पूछे बिना डेविस ने अपनी साधना शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय कर लिया। जैसे ही वह दीवारों को तोड़कर अंदर घुसने वाला था, तभी एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, रुको। डेविस रुक गया। उसने दांत पीसते हुए गुस्से से उसकी ओर देखा और कहा, मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। जल्दी करो और जो कहना है कहो। गुप्त प्रवेश द्वार से बाहर निकलो। शर्ली ने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा। डेविस ने उस जगह की ओर देखा जहां उसने इशारा किया था और वहां उसे एक छिपा हुआ स्विच दिखाई दिया। वह तेजी से उस दिशा में दौड़ा और उसे चालू कर दिया। बिना कुछ कहे वह जल्दी से उस गुप्त द्वार से बाहर निकल गया जो खुल गया था। शर्ली ने जटिल निगाहों से उसकी भागती हुई आकृति को देखा। सामान्य तौर पर, यदि कोई महिला जो शाही महल में रहती है, किसी पुरुष को गुप्त प्रवेश द्वार के बारे में बता देती है, तो इसका मतलब ये होता है कि महिला ने उस पुरुष को अपना साथी मान लिया है। लेकिन डेविस, जो इस दुनिया के तौर तरीकों से अनजान था, उस अंतर्निहित अर्थ को समझ नहीं सका। अगर वह इसकी तुलना उस महिला से करता जो अपने प्रेमी के लिए अपना पिछला दरवाजा खुला छोड़ देती है, तो शायद वह इसे समझ पाता, लेकिन जिस स्थिति में उसे रखा गया था, उसने उसे इस मामले के बारे में सोचने की भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। अल्पविराम, आप लोग कौन हैं? एवलिन ने दरवाजा खोला और आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। उसके सामने काले वस्त्र पहने 3 महिलाएं थीं। उन्होंने अपने सिर से नकाब हटा दिए और अपनी खूबसूरत मुस्कान बिखेरी। एवलिन ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, आप सभी। फिर उसने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, मिस साशा, मिस वैनिस और मिस हाना, आप सभी से मिलकर मुझे जो खुशी मिली है उसका क्या कारण है? उन तीनों ने भी अभिवादन का जवाब दिया और कमरे के अंदर ऐसे चले गए मानो वह कमरा उन्हीं का हो। एवलिन ने उन्हें संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन न तो उन्हें रोका और न ही उनके पास उन्हें रोकने की शक्ति थी। ऐसी सराय, आप लोग ऐसी जगहों पर ठहरते कैसे हैं? हाना ने अपने काले वस्त्र उतारते हुए सवाल किया। उसके शानदार हरे रेशमी वस्त्र सामने आए, जिनमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अन्य दोनों ने भी अपने काले वस्त्र उतार दिए और बिस्तर पर बैठ गए मानो वे आराम करने के लिए अपने घर लौट आए हों। वानिस ने गुलाबी रेशमी वस्त्र पहने थे, जबकि साशा ने काले रंग से रंगे बैंगनी रेशमी वस्त्र पहने थे। एवलिन ने उन तीनों को देखा और भौहें चढ़ा लीं। मिस हाना रॉस परिवार से थीं, जबकि मिस वेनिस और मिस साशा क्लेमोर परिवार से थीं। वह उनसे इस शाही राजधानी में डेविस के साथ घूमते समय मिली थी। कुछ बोलो ना, वानिस ने नाराजगी से कहा। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो कैसे करेगी? उसकी हैसियत इतनी गिरी हुई है कि वो हमारे सामने कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं करेगी। साशा खिलखिलाकर हंस पड़ी, उसकी आंखों में व्यंग्य साफ झलक रहा था। आप लोग क्या चाहते हैं? एवलिन ने उन्हें उदासीन निगाहों से देखते हुए सवाल किया। उसने उनके प्रति सम्मानजनक रवैया अपनाना बंद कर दिया। हाना ने असमंजस भरे चेहरे से उसकी ओर देखा। हमें कुछ नहीं चाहिए। अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसने चिंता भरी नजरों से एवलिन को देखा। उसकी आंखों में दया भाव भर आया और उसने पूछा, बस
क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा तथाकथित मंगेतर कहाँ गया है? एवलिन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, लेकिन एक पल बाद ही उसका चेहरा सामान्य हो गया और उसने जवाब दिया, तुम्हारा क्या मतलब है? हाना ने बाकी दोनों की तरफ देखा और सिर हिलाते हुए कहा, बेचारी महिला। एवलिन, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। वेनिस ने उसे सांत्वना भरी निगाहों से देखते हुए जवाब दिया। साशा ने चुटकी लेते हुए कहा, उसके कृत्यों से आप पर हुए अन्याय को देखकर हम मौन धारण करने के लिए मजबूर हो गए, भले ही आप निम्न कुल के हों। एवलिन के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। उनके ये शब्द सुनकर कि उसने क्या किया, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। अध्याय 137, तुम मरने के लायक हो। हाना ने जब वो शब्द सुने जो वो सुनना चाहती थी, तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। तुम्हारी जैसी खूबसूरत महिला होने के बावजूद उसकी हिम्मत कैसे हुई धोखा देने की? वो बेवफा है। ये तो विश्वासघात है। वेनिस ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हाँ, तुम्हारा राजकुमार किसी कारणवश राजकुमारी शर्ली से मिलने के लिए सराय से चला गया है। साशा ने वेनिस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है कि किसी कारण से? वे निश्चित रूप से अभी ऐसा कर रहे हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाना ने घृणा भरे चेहरे से जवाब दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने अपनी प्रेमिका को छोड़कर दूसरी महिला के साथ संबंध बनाए। इसका कोई उपाय नहीं है। आखिर पुरुष कामुक प्राणी होते हैं, आप किसी बच्चे को, खासकर बढ़ते बच्चे को, कम नहीं आंक सकते। वेनिस ने सिर हिलाते हुए आह भरी। इसके अलावा जब दूसरी पार्टी किसी साम्राज्य की राजकुमारी हो तो क्या कम दर्जे की मंगेतर का कोई महत्व रह जाता है? अपने हाथ फैलाकर साशा ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। जैसे उसकी बात को अनसुना करते हुए हाना ने कहा, एवलिन, जब राजकुमार वापस आए तो तुम्हें अपनी शिकायतें उसके सामने रखनी चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि उसे केवल तुमसे ही प्यार करना चाहिए। वेनिस ने एवलिन की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। अगर तुम ये कर सकती हो तो राजकुमार तुम्हारी मुट्ठी में नाचेगा। उसका मतलब है कि तुम उसे सिर्फ तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर कर सकती हो। हाना ने अपने चेहरे पर उत्साह का भाव लिए कहा। अचानक एवलिन का चेहरा सामान्य हो गया, मानो किसी ने उसकी चेतना को रीसेट कर दिया हो। एक पल बाद उसने व्यंग्य भरी नजरों से उन्हें देखकर मुस्कुराया और पलक झपकते ही हाना के चेहरे पर एक पत्र फेंक दिया। तुम? हाना को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह कुछ फेंकेगी। पत्र उसके चेहरे पर लगा, जिससे थप्पड़ जैसी आवाज आई। इसे पढ़ो, एवलिन ने व्यंग्य करते हुए कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह घोर घृणा से भरी हुई थी। हाना ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, फिर पत्र खोलकर पढ़ने लगी। एवेनिन, मुझे माफ करना। मैं ब्राइट स्टार रॉयल पैलेस जा रही हूँ क्योंकि मुझे राजकुमारी शर्ली का एक पत्र मिला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें मुझसे एक महत्वपूर्ण मामले पर बात करनी है। निश्चिंत रहें, मुझे पक्का नहीं पता कि यह पत्र भेजने वाली राजकुमारी शर्ली ही है या नहीं। मैं बस ये सुनिश्चित करने जा रही हूँ। हाना की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने पत्र पढ़ा और उसे अचानक एहसास हुआ, वह पूरे समय हमारे साथ खेल रही थी। असल में उनकी उकसाने वाली हरकतें यहीं खत्म हो जानी चाहिए थीं, जिससे उन्हें जाने के लिए कुछ समय मिल जाता, लेकिन डेविस द्वारा एवलिन के लिए एक पत्र छोड़ने की अप्रत्याशित कार्रवाई ने उनकी योजना को चौपट कर दिया। सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं था कि तुम्हारे जैसी चालाक और धूर्त औरतें भी हो सकती हैं। उफ, अगर तुम मेरे मंगेतर को पाना चाहती थी तो सीधे उसके सामने जाकर सब कुछ बता देती। ऐसा करने के बजाय तुमने साजिश रची और मुझे उस पर शक करने के लिए उकसाकर हमारे रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश की। तुम सब नीच से भी बदतर हो। एवलिन ने उन पर गुस्से से देखते हुए कहा। एवलिन को याद था कि कैसे उसने डेविस की मां से स्वीकृति प्राप्त की थी और कैसे उसकी मां ने उससे कहा था कि वह उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन बने। इसलिए एवलिन ने इस दुनिया में किसी से भी न डरने का फैसला किया और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। जैसा कि उम्मीद थी, तीनों गुस्से और घृणा से भरे चेहरे के भाव दिखाते हुए खड़े हो गए। शर्म से दांत पीसते हुए हाना ने ठंडे लहजे में धमकी दी, लड़की, अपनी जबान संभालकर बोलो। इस समय सबके सामने बेइज्जत होने और अपमानित होने के कारण उसे दिल से शर्म महसूस हो रही थी। अगर मेरे मंगेतर ने मुझे चिट्ठी न लिखी होती तो मैं सचमुच तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेती। बकवास, एवलिन ने निर्दयता से जवाब दिया, उन्हें कोई रियायत देने का विकल्प न चुनते हुए। सामान्यतया वह अपने नौकरों को भी नहीं डांटती, लेकिन अब उसका क्रोध उसकी सहनशीलता की सीमा से बाहर निकल गया था, जिससे वह इन लोगों को कोसने लगी। अचानक हाना हंस पड़ी, हा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने तुम्हारे लिए पत्र छोड़ा या नहीं। इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि उसने तुम्हें उस राजकुमारी के लिए छोड़ दिया। आखिरकार तुम चाहे कुछ भी सोचो, निम्न दर्जे की हो।
एवलिन थोड़ी कांपी, फिर ठंडी मुस्कान के साथ बोली, तुम जो कह रहे हो वो सच हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी तुम तीनों जैसे नीच लोगों से बेहतर हूं। हाँ ना, मैंने तुमसे कहा था कि हमें उसी योजना पर अमल करना चाहिए था। वानिस ने ठंडे लहजे में चेहरे पर कठोर भाव लिए कहा। नहीं, ये योजना इस लड़की के लिए बहुत ही दयालु है। हमें उन 3 हवस भरे आदमियों को, जिन्हें हमने पहले मारा था, यहीं ले आना चाहिए था। साशा ने निर्दयता से जवाब दिया। हाना ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, क्या तुम अंधे हो? हद से ज्यादा मत करो। तो क्या हुआ अगर मैं हद से ज्यादा बोल दूं? मुझे आश्चर्य है कि अगर तुम किसी और के साथ सो जाओ तो क्या तुम्हारा प्यारा मंगेतर तुम्हें अभी भी प्यार करेगा? साशा ने मुस्कुराते हुए एवलिन से पूछा, उसके चेहरे पर व्यंग्य साफ झलक रहा था। पर कमरे के अंदर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी, जिससे तीनों पूरी तरह से अविश्वास में डूब गए। तुम मरने के लायक हो, एवलिन ने ठंडे स्वर में कहा और साशा को जानलेवा निगाहों से घूरते हुए बोली। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने साशा की ओर इशारा किया। इस तरह की हत्या करने की भावना, ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन साशा के कहे शब्दों ने उसे इतनी बुरी तरह से हत्या करने के लिए उकसा दिया। चले जाओ, उसने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए आदेशात्मक स्वर में कहा। हाना को लगा कि मामला हद से ज्यादा बिगड़ गया है। हार मानकर वह उदास चेहरे के साथ वहां से जाने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अपने से कम दर्जे की महिला से इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ेगा। वानिस ने उसकी जाती हुई परछाई को देखा और हताश चेहरे के साथ उसके पीछे पीछे चली गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि वे एवलिन को ज्यादा नाराज नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे जानते थे कि उनकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए वे इस अपमान को हार मानकर सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। साशा के चेहरे पर गुस्से का भाव था। उसने अपने बाएं गाल को छुआ, जहां हथेली का लाल निशान दिखाई दे रहा था, और वह कांप रही थी। अत्यंत शर्मिंदगी से दांत पीसते हुए वह फर्श की ओर देखते हुए एवलिन के पास से गुजरी। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और एवलिन की ओर लहराया। वाह! कमरे में एक तीखी आवाज गूंजी और अचानक ताली की आवाज के साथ रुक गई। एवलिन के शरीर से भूरे रंग की चमक निकल रही थी और उसके हाथ में चाबुक का नुकीला सिरा था, जिसका इस्तेमाल साशा ने अभी अभी हमला करने के लिए किया था। खून की एक बूंद जमीन पर गिरी, जिससे माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। अध्याय 138, एवलिन। हम्फ, साशा ने ठंडे स्वर में कहा और अचानक अपना हाथ हिलाया, जिससे चाबुक बेतहाशा लहराने लगा। एवलिन ने चाबुक छोड़ दिया और थोड़ा पीछे हटते हुए अपने हाथ को देखा, तो उसे अपनी हथेली पर एक हल्का सा घाव दिखाई दिया। पवन ऊर्जा, उसने साशा की ओर देखते हुए धीरे से खुद से कहा। बस करो, हाना ने डरे हुए चेहरे से साशा पर चिल्लाते हुए कहा। वह जानती थी कि मामला उनके हाथ से निकल चुका है और अगर वे अब नहीं रुके तो मौत निश्चित थी। मर जा। घृणा और तत्काल बदला लेने के विचार से ग्रस्त साशा ने उग्र गति से अपना हथियार घुमाया। कोड़े की मार से एवलिन तुरंत झुक गई। कोड़ा उसके सिर के पास से गुजरा और उसके बालों का एक छोटा सा हिस्सा काट गया। कोड़ा कुछ मीटर तक फैला और कमरे की दीवारों को तोड़ दिया। रुको, हाना ने फिर से हड़बड़ी में चिल्लाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरा कांपने लगा क्योंकि उसने वानिस की तरफ देखा, जो एवलिन के पीछे से चुपके से आ रही थी। एवलिन ने अपने प्रतिद्वंदी को देखा और उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे से खतरा चुपचाप मंडरा रहा है। वह चीख सुनकर उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और बाईं ओर हट गई। एवलिन को अपनी दाहिनी बाह में तेज दर्द महसूस हुआ। खून फर्श पर फैल गया जबकि उसकी काली आस्तीनें खून से लथपथ हो गईं। दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ गया। उसने अपना दाहिना हाथ पकड़ रखा था और उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। वह उन दोनों पर नजर डाल रही थी। हमारा तो काम तमाम हो गया। हाना ने अपने चेहरे पर खालीपन का भाव लिए हुए बुदबुदाया और घुटनों के बल बैठ गई। जब उनकी योजना विफल हो गई तो उसे पता था कि अगर वे पकड़े जाने के तुरंत बाद चले जाते तो सब ठीक होता, लेकिन अब भले ही वे एवलिन को सफलतापूर्वक मार देते, उसे पता था कि उनका भाग्य तय हो चुका है। साशा होश में आते ही चौंक गई। यह महसूस करते हुए कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया है, उसने वानिस की ओर देखा और दांत पीसते हुए कहा, इसे जल्दी मार डालो। वेनिस ने कुछ नहीं कहा और हाथों में खंजर लिए अविश्वसनीय गति से हमला कर दिया। साशा ने एवलिन पर अपना चाबुक चलाया, जिसके चारों ओर हरे रंग की ऊर्जा कुंडलित हो रही थी। जब एवलिन ने देखा कि वे दोनों उसे जान से मारने के इरादे से उस पर हमला कर रहे हैं, तो उसने अपनी शारीरिक आभा को इकट्ठा किया और फर्श पर मुक्का मारा। उसके गिरने के साथ ही जमीन धंस गई। उसी समय उसने बचने का रास्ता सोचने की पूरी कोशिश की।
वह जानती थी कि अगर उसने उन दोनों का एक साथ सामना किया तो उसकी मौत हो जाएगी। इसके अलावा उसे ये भी नहीं पता था कि तीसरा भी उस पर हमला करेगा या नहीं। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था और उसके पैर दीवारों की ओर दौड़ पड़े, जबकि वे दोनों छेद से अंदर कूद गए। उसने किसी पर भरोसा नहीं किया और न ही उसने ये चिल्लाने में अपना समय बर्बाद किया कि हत्यारे उसका पीछा कर रहे हैं, उसे भागने मत दो। साशा चिल्लाए और उसे जान से मारने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगी। गेल स्लाइस। उसने अपनी पूरी ताकत से एवलिन पर वार किया और उसे काट डाला। वेनिस धीरे धीरे एवलिन की ओर बढ़ती गई। उसका निशाना उस समय पर था जब साशा के कोड़े से घायल होने के बाद एवलिन बच निकलेगी। उसके सटीक हमलों से हर बार एवलिन के शरीर पर एक घाव हो जाता था। बम। उनके निर्दयी हमलों से बचने की बेताब कोशिश करते हुए एवलिन कमरे की दीवारों को तोड़ते हुए बाहर कूद गई और अंत में सड़क के किनारे जा गिरी। तेज तेज सांस लेते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वे लोग अपने चेहरे को मास्क से ढक रहे थे और साथ ही काले वस्त्र पहन रहे थे। कुछ ही सेकंड बीतने के साथ एवलिन के रेशमी काले वस्त्र खून से लथपथ हो गए। खून जमीन पर तेजी से टपक रहा था, जिससे उसे ठंड लगने लगी। उसके शरीर के लगभग हर हिस्से पर गहरे घाव थे, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी 2 कट लगे थे। उसके लिए एक ही समय में दोनों के हमलों को रोकना बेहद मुश्किल था और वह वेनिस के वार से बाल बाल बच गई, जिससे उसे जानलेवा चोट लगने से बचा लिया गया। वहां मौजूद लोग इस तमाशे को देखते रहे। कुछ लोग भाग गए, जबकि कुछ ने दिलचस्पी से देखा, हालांकि कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। साशा और वानिस ने एक दूसरे की ओर देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। एवलिन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और महसूस किया कि वे उसे खत्म करने पर तुले हुए हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसने तुरंत अपने दांत भींच लिए। वह खड़ी हुई और सम्राट के महल की ओर दौड़ी। यदि उसकी शारीरिक साधना तीसरे चरण में न होती तो वह उनके निर्मम हमलों में अब तक मर चुकी होती। उसने मुंह में एक गोली डाली और भागते हुए पीछे मुड़कर देखा। उनसे बच निकलने में ही उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी और वह दोबारा उनसे घायल होने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। तूफान का भावर। साशा ने अपनी चाबुक को तेजी से घुमाते हुए पीक अर्थ ग्रेड तकनीक का प्रयोग किया। उसकी चाबुक से हरे रंग का हवा का एक बवंडर उठा, जो धीरे धीरे एवलिन की दयनीय आकृति को पकड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही हरे रंग की हवा का बवंडर उसके चारों ओर गिरने लगा, एवलिन ने महसूस किया कि उसकी गति अभूतपूर्व रूप से धीमी हो गई है। आह! एवलिन दर्द से चीख पड़ी। हवा के तेज झोंके ने उसके शरीर के हर हिस्से को चीर डाला, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे लाखों अनावश्यक चीजें उसे छेद रही हों। हवा का बवंडर धीरे धीरे थमने लगा और एवलिन को हवा में उछाल दिया। उसके रेशमी काले वस्त्र पर सुई की नोक जितने कई छेद दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वह हवा में उड़ी, आकाश को देखते हुए उसे लगा मानो उसकी जिंदगी आंखों के सामने से गुजर गई हो। क्या मैं मरने वाली हूं? ये सवाल उसके मन में उठा, जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और वह उल्टा होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी नम आंखों ने एक परछाई को हाथों में खंजर लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ते हुए देखा। एवलिन ने हवा में ही हार मानते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। एवलिन! एक क्रोधित चीख ने अचानक उसकी आत्मा को झकझोर दिया। आंखें खोलकर उसने देखा कि खंजर उसके सिर से ठीक 1 मीटर दूर पड़ा है। स्लैश! एवलिन का शरीर जमीन पर जोरदार धड़ाम से गिरा और खून चारों ओर फैल गया। पूरा इलाका अभूतपूर्व सन्नाटे में डूब गया, जबकि वानिस जम सी गई, अपनी आत्मा पर अतुलनीय आत्मिक दबाव महसूस करते हुए, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गई। अध्याय 139 अप्रत्याशित दुर्घटना। जब डेविस गुप्त प्रवेश द्वार से ब्राइट स्टार रॉयल पैलेस से बाहर निकला तो उसने चिंतित महसूस करते हुए अपनी आत्मा की संवेदना को उस सराय तक विस्तारित किया जिसमें वह ठहरा था। सराय की ओर दौड़ते हुए उसके कदम तब लड़खड़ा गए जब उसने एवलिन को आसमान में उड़ते हुए देखा। उसे बेहद डर और गुस्से का अनुभव हुआ और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। थंडर क्लाउड मूवमेंट टेक्निक का उपयोग करते हुए वह अत्यंत तेज गति से दौड़ा, जबकि उसका पारदर्शी आत्मिक शरीर उसके शरीर से अलग होकर अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ गया। आत्मा निर्माण साधना में प्रशिक्षित होने का यही लाभ है। शिशु आत्मा अवस्था तक पहुंचने से व्यक्ति अपने शरीर के बाहर आत्मा का एक अंश प्रकट कर सकता है। युवा आत्मा अवस्था तक पहुंचने से व्यक्ति अपने मांसल शरीर से बाहर एक पारदर्शी आत्मिक शरीर को प्रकट कर सकेगा, हालांकि यह थोड़ा कमजोर होगा। वयस्क आत्मा अवस्था तक पहुंचने से व्यक्ति एक पूर्ण विकसित आत्मा शरीर को प्रकट कर सकेगा, जिससे वह उसके साथ युद्ध करने में सक्षम होगा। हालांकि उसका देहधारी शरीर चरम उत्कर्ष स्तर के साधक के समान अविश्वसनीय रूप से तेज गति से दौड़ता था, फिर भी वह बेहद चिंतित था।
उसने अपनी आत्मा को भी त्याग दिया, जिससे अंततः उसका देहधारी शरीर असुरक्षित अवस्था में रह गया। अपनी आत्मा के रूप में जब उसने उसके शरीर को मृत्यु की ओर गिरते देखा, तो वह लगभग पागल होकर क्रोधित होकर चिल्लाया, एवलिन। उसने जल्दबाजी में अपनी मृत्यु बोध शक्ति का उपयोग करके हत्यारे का नाम पहचाना और तुरंत उसे डेथ नोट में लिख दिया, अपने मांसल शरीर के साथ तालमेल बिठाते हुए। वेनिस क्लेमोर की तुरंत मृत्यु हो जाती है। डेथ नोट उसकी आत्मा के सागर में निवास करता था, न कि उसके शरीर में। लेकिन जब तक वह डेथ नोट पर उसका नाम लिखने में कामयाब हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जबकि उसके पूरे शरीर में उमड़ती भावनाओं के कारण असहनीय पीड़ा महसूस हो रही थी, जिन पर वह नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। जब तक उसकी आत्मा सराय के पास पहुंची, एवलिन का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अब जब वह उसकी पहुंच में था, तो उसने क्रोध में आकर वानिस पर अपनी अपार आत्मिक शक्ति का प्रयोग किया। एवलिन की आंखें चौड़ी हो गईं। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसका सिर धड़ से अलग हो गया हो। उसने धीरे से अपने हाथ उठाकर देखा कि उसका सिर सही सलामत है या नहीं। धड़ाम, उसके बगल में एक कटा हुआ हाथ गिरा, जिससे उसकी आंखें फैल गईं। आह! उसके हाथों में असहनीय दर्द फूट पड़ा जब उसे एहसास हुआ कि उसका बायां हाथ कट गया है, जबकि दाहिना हाथ हड्डियों तक गहरे कट गया है। कलाई का एक हिस्सा खून से लथपथ लटका हुआ है। इससे ठीक पहले कि खंजर उस तक पहुंच पाता, जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने एक साथ अपने हाथों को ऊपर उठाकर अपने नंगे हाथों से खंजर को रोकने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप उसके हाथ इस स्थिति में हैं। डेविस का आत्मा शरीर एवलिन के सामने उतरा और उसने अपने शब्दों से उसे अत्यंत मार्मिक ढंग से सांत्वना दी। सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। एवलिन दर्द भरी चीखों के साथ छटपटा रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। दर्द उसके लिए असहनीय था, इतना अधिक कि वह उसके सांत्वना भरे शब्दों को भी नहीं सुन पा रही थी। वानिस जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गई। उसकी मृत्यु बहुत ही दयालु थी। डेविस का मांसल शरीर क्रोध और भावनाओं से भर उठा। वह ठीक वानिस के सिर पर जा गिरा, जिससे उसका सिर चकनाचूर हो गया। एक ही कदम में उसने एवेलिन को तुरंत एक बहुमूल्य मध्य स्तरीय आकाश श्रेणी की औषधीय गोली खिला दी। ये गोली उसने अपने रसायन शास्त्र के गुरु से जीवन रक्षक गोली के रूप में प्राप्त की थी। जैसे ही गोली की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी, उसकी आंखों में थोड़ी बहुत समझदारी लौट आई। उसका शरीर गर्म होने लगा और उसके पूरे शरीर पर लगे घावों और कटों में दर्द होने लगा, लेकिन खून बहना बंद हो गया। कुछ सेकंड बाद उसके बाएं और दाएं हाथ से भी खून बहना बंद हो गया। डेविस उसकी रक्त आकृति को देखकर लगातार आंसू बहाता रहा। उसने उसका सिर उठाया, उसे अपने कंधों पर लिटाया और औषधि की ऊर्जा को उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होने में मदद की, जबकि उसका आत्मिक शरीर ठंडे चेहरे और जानलेवा क्रोध से भरी दृष्टि से एक दिशा की ओर मुड़ा रहा। उसकी निगाहें पड़ते ही साशा का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। दरअसल जैसे ही उसने उसे वेनिस के सिर पर पैर रखते देखा, उसका शरीर जम सा गया। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई जब उसने पागलों जैसी नजरों से उसकी आत्मा को देखा और बोली, उस अपाहिज से शादी मत करो, वो किसी काम की नहीं है और तुम्हारे रुतबे के लायक भी नहीं। क्यों न तुम किसी और से शादी कर लो। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही उसका सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर सराय की टूटी दीवार से टकराकर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसकी गर्दन से खून नदी की तरह बहने लगा। उसकी आत्मा के शरीर ने अपने हाथों में एक साधारण तेज तलवार पकड़ रखी थी, जो उसकी अपनी आत्मा से उत्पन्न हुई थी। उसने ऊपर देखा और एक खिड़की से झांकती हुई एक कांपती हुई आकृति को देखा। उसने अपनी जादुई तलवार को झटका दिया और जैसे ही वह उसका भी सिर काटने के लिए आगे बढ़ा, एक कमजोर आवाज सुनाई दी। उसने ऐसा नहीं किया, एवलिन ने धीमी आवाज में कहा। उसकी एक आंख आधी खुली थी जबकि दूसरी बंद थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके कपड़ों में जगह जगह चीरे और छेद थे। उसकी आवाज सुनकर डेविस को अतुलनीय खुशी महसूस हुई। उसका आत्मिक शरीर तुरंत उसके भौतिक शरीर में वापस आ गया। अब उसके लिए बदला लेना महत्वपूर्ण नहीं था, केवल उसके घावों का इलाज करना ही महत्वपूर्ण था। इसके अलावा उसे ऐसा लगा कि उसने पहले ही बदला ले लिया है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा की चेतना से केवल उन दो महिलाओं को एवलिन पर हमला करते हुए देखा था। हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे देखते ही देखते ठीक हो जाऊंगा। डेविस ने ये शब्द पूरे दिल से कहे थे, लेकिन जब उसने उसके दोनों हाथों को देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी उदासी थी, क्योंकि फिलहाल उसके दोनों हाथ किसी काम के नहीं थे। जब तक वह शारीरिक रूपांतरण के चरण तक नहीं पहुंच जाती, तब तक सही दिव्य संसाधनों के बिना किसी अंग को फिर से उगाना असंभव होगा।
जब कोई व्यक्ति देह रूपांतरण की अवस्था में पहुंचता है, तब वह अपने नश्वर शरीर को त्याग देता है और एक ऐसे शरीर का निर्माण करता है जो स्वर्ग के नियमों के साथ अधिक सामंजस्य स्थापित करता है। यदि वह देह साधना के 5वें चरण तक भी पहुंच जाती है, तो भी यह व्यर्थ होगा, क्योंकि देह साधना केवल शारीरिक शक्ति, हड्डियों के घनत्व और अंगों के संवर्धन को ही बढ़ाती है। डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि उसे आभास हो रहा था कि एस्टन साम्राज्य के उच्च कोटि के लोग इस स्थान पर आ रहे हैं। उसने अपने काले वस्त्र उतार दिए, उसे उससे ढक दिया और यथासंभव कोमलता से उसे ऊपर उठा लिया। एवलिन दर्द से कराह उठी, क्योंकि उसे ऊपर उठाते समय उसके पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। कुछ क्षण बीत गए और एक एक करके कई परछाइयां घटनास्थल पर पहुंचती गईं। सम्राट एस्टन उनके सामने खड़े होकर गंभीरता से पूरे दृश्य का जायजा ले रहे थे। अध्याय 140 आराम। डेविस का चेहरा भावहीन था, उसे किसी के सामने भी सम्मान दिखाने का मन नहीं कर रहा था। उसने खुद को दोषी ठहराया, उसने इस गड़बड़ी के लिए उन सभी को दोषी ठहराया। उसके मन में हत्या करने की तीव्र इच्छा जाग उठी, लेकिन एवलिन की दर्द भरी हल्की सी कराह ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। साम्राज्य के अतिथि होने के नाते उन्हें लगा कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए थी, लेकिन यह उनकी गलती थी कि उन्होंने इसके लिए कुछ भी नहीं मांगा। उन्हें लगा कि उन्हें पत्र की सामग्री नहीं पढ़नी चाहिए थी और ब्राइट स्टार रॉयल पैलेस नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इसके परिणामस्वरूप शर्ली और फेलिशिया के लिए एक त्रासदी हो सकती थी। उसे लगा कि अगर उसे पहले से ही सारी परिस्थितियां पता होती तो वह उन दोनों को बचा सकता था, लेकिन वह जानता था कि वास्तविकता ऐसी नहीं थी। मन ही मन कड़वी हंसी हंसते हुए उसे लगा कि उसकी दुविधा का कोई सही जवाब नहीं है, बस वही पक्ष बचा है जिसे वह चुनना चाहता है। बेशक अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह एवलिन के साथ ही रहता। एस्टन, हमारे रहने के लिए एक जगह तैयार करो, साथ ही मैं चाहता हूं कि इस साम्राज्य का सबसे अच्छा औषधालय जल्द ही मेरी एवलिन की जांच करे। सम्राट एस्टन ने सिर हिलाया, अपमान को दिल पर नहीं लिया। उन्होंने अपने अधीनस्थों को आदेश देना शुरू कर दिया। इसके बाद सम्राट एस्टन शाही महल की ओर चल पड़े, जबकि डेविस ने एवलिन को धीरे से गोद में उठाकर उनका पीछा किया। उसकी गर्माहट महसूस करते हुए वह थकान से बेहोश हो गई, लेकिन नींद में कराहते हुए उसे अपने होश में आने का आभास हुआ। अल्पविराम। सम्राट एस्टन उन्हें एक अज्ञात शाही महल में ले गए, जिस पर एस्टन साम्राज्य के किसी भी राजकुमार या राजकुमारी ने कब्जा नहीं किया था। दरअसल यह एक नवनिर्मित शाही महल था जो डेविस के लिए बनाया गया था, लेकिन चूंकि शादी रद्द हो गई थी, इसलिए अब यह उनका नहीं रहा। सम्राट एस्टन ने उन्हें कुछ भी नहीं समझाया और फिलहाल के लिए उन्हें शाही महल दे दिया। डेविस ने ठंडे लहजे में सिर हिलाया और उसकी तरफ देखे बिना ही शाही महल में प्रवेश कर गया। दरवाजा बंद करके उसने जल्दी से छुपने की व्यवस्था की। उसने उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके खून से लथपथ फटे पुराने कपड़े उतार दिए। उसके शरीर पर लगे घाव स्पष्ट रूप से भरने लगे थे। घाव भर गए थे और उसके बाएं हाथ का कटा हुआ हिस्सा भी जुड़ गया था। उसका दाहिना हाथ, जो अब भी देखने में बेहद भयावह था, खून से लथपथ लग रहा था। हड्डी अभी भी दिखाई दे रही थी और बहुत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। मांस अभी भी अलग अवस्था में था और हड्डी के ठीक हुए बिना वह भी ठीक नहीं होगा। उसने उसका कटा हुआ हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था, जबकि उसका मन उन अनमोल पलों की यादों में खोया हुआ था जब उसने उसका हाथ थामा था। उसकी उंगलियां आपस में गुंथी हुई थीं। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन उसने रोने से बचने की पूरी कोशिश की। उसने उसका हाथ बिस्तर पर उसके बगल में रखा और उसके शरीर पर कुछ औषधीय पेस्ट लगाया। फिर उसने धीरे धीरे उसके घावों पर पट्टियां बांधी। नतीजा ये हुआ कि उसका पूरा शरीर पट्टियों से ढक गया, जिससे वह आधी मम्मी जैसी दिखने लगी। पट्टी बांधने में उसकी कुशलता से बिल्कुल भी संतुष्ट न होकर उसने उसे फिर से अपने काले वस्त्रों से ढक दिया। उसने अपनी जीभ से एक आवाज निकाली और आने वाले मेहमान की ओर पीछे मुड़कर देखा। अंदर आ जाओ। दूसरे पक्ष के अनुमति मांगने से पहले ही डेविस ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। छलावा रंग का घेरा खुला और एक व्यक्ति अंदर आया। सम्राट एस्टन ने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। मेरे अधीनस्थों ने इस घटना की जांच कर ली है। डेविस ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, उन्होंने क्या सीखा? सम्राट एस्टन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हमने रॉस परिवार से हाना रॉस को गिरफ्तार किया है, जबकि जिन 2 लोगों को तुमने मारा वे क्लेमोर परिवार से थे। डेविस ने उनके अतीत पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह पहले से ही सब कुछ जानता था। उसे ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के परिवारों का नरसंहार कर दे, क्योंकि उन्होंने कुछ दुष्ट महिलाओं को पनाह दी थी। लेकिन वह ये जानना चाहता था, इसका कारण क्या था? उन्होंने ऐसा क्यों किया?
सम्राट एस्टन ने दोबारा उसकी ओर देखने से पहले अपनी निगाहें नीचे कर ली और कहा, हना रॉस के बयान से ऐसा लग रहा था कि वे एवलिन और आपके रिश्ते को बर्बाद करने की साजिश रच रहे थे, लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई, जिसके चलते उन दोनों ने ईर्ष्या और शर्मिंदगी के कारण उस पर हमला कर दिया। तुम्हारा मतलब यह है कि जो एक शरारती मजाक के तौर पर शुरू हुआ था, वह इस तरह की त्रासदी में बदल गया? डेविस ने ठंडी हंसी हंसते हुए पूछा। चाहे आप इस पर विश्वास करें या न करें, कम से कम हमारे द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर तो यही सच है। सम्राट एस्टन ने आह भरते हुए कहा, कभी कभी इंसान की भावनाएं भटक जाती हैं और इसके अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं। डेविस चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक ठंडा भाव था। मैं हाना नाम की महिला से निपटूंगा, उसे कैद में रखूंगा। सम्राट एस्टन ने सिर हिलाया, और जैसे ही वह कुछ पूछना चाहते थे, एवलिन के कोमल रोने की आवाज ने उन्हें रोक दिया। यह है उद्धरण चिन्ह ... डेविस पीछे मुड़ा और तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा। जब सम्राट एस्टन ने ये देखा, तो जाने से पहले वे एक पल के लिए हिचकिचाए। स्वाभाविक रूप से वे डेविस से पूछना चाहते थे कि कल रात जब वे अपनी बेटी से मिलने गए थे तो क्या हुआ था, लेकिन उन्हें पूछने का मौका नहीं मिला। डेविस अनजाने में उसके हाथों को पकड़कर उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन उसकी कमजोर आकृति को एक बार फिर देखकर उसे खुद से और भी ज्यादा नफरत महसूस हुई। एवलिन ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उसके चेहरे पर दो निशान थे, एक होठों के पास और दूसरा माथे पर। डेविस ने अपने होंठ दबाए और कहा, तुम ठीक हो। कुछ दिनों में सारे निशान गायब हो जाएंगे, बस। फिर उसने उसके हाथों की तरफ देखा और आगे कहा, तुम्हारा दाहिना हाथ 1 महीने में धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, जबकि तुम्हारा बायां हाथ। उसकी आंखों में आंसू देखकर एवलिन ने अपना सिर हिलाया और कमजोर सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। मेरे साथ रहो, एवलिन ने कमजोर स्वर में कहा। उसके चेहरे पर एक गहरी चाहत का भाव था। डेविस चौंक गया, उसने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए सिर हिलाया। उसने अपने गुस्से को काबू में किया और उसे प्यार से देखा। फिलहाल वह बस उसके साथ रहना चाहता था। एवलिन उसके गर्म चेहरे को देखती रही और धीरे धीरे सो गई। उसकी शांति से सोई हुई आकृति को देखकर वह भी शांत हो गया। इस समय तक भी उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि उसकी उपस्थिति ही एवलिन के लिए सबसे बड़ा सुकून थी। अध्याय 141 कुचला हुआ। ब्राइट स्टार रॉयल पैलेस में डेविस के जाने के बाद शर्ली ने कामोत्तेजक दवा का असर खत्म होने तक खुद को संतुष्ट करने में लिप्त रही। यह इस तरह का काम करने का उसका पहला अनुभव था, लेकिन उसे एक अविश्वसनीय आनंद का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अपनी तल्लीनता से बाहर आकर वह वापस बैठ गई, फिर खड़ी हुई और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। कुछ मिनट बाद वह अपने पहले वाले कपड़ों में बाहर आए। अपने बिस्तर की ओर देखते हुए उसे एक बार फिर पिछली घटना याद आ गई, जिससे वह शर्म से लाल हो गई। उसकी निगाहें थोड़ी सी घूमी और उसने अपराधबोध से घुटने टेके हुए व्यक्ति को देखा। फेलिशिया बिस्तर के पास घुटनों के बल सिर झुकाए बैठी थी। उसमें शर्ली की निगाहों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी, न ही खुद को खत्म करने का दृढ़ निश्चय। उसने अपने दयनीय जीवन को हमेशा के लिए समाप्त करने के बारे में सोचा, लेकिन ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाए। शर्ली ने जटिल निगाहों से फेलिशिया की ओर देखा। क्या ये चंचल था? याद करते हुए उसने खुद से पूछा। एक तरफ तो वह फेलिशिया को आसानी से माफ नहीं कर पा रही थी, दूसरी तरफ उसे लग रहा था कि अपनी लापरवाही भरी सोच के कारण इस मुसीबत को खुद बुलाना उसी की गलती थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी चंचलता की वजह से उसने एक अच्छी दोस्त और एक भावी पति को खो दिया। अब उसे न केवल पछतावा हो रहा था, बल्कि गहरा दुख उसके दिल को कुरेद रहा था। फेलिशिया की दयनीय हालत देखकर उसका दिल अपराध बोध से कांप उठा। उसने दांत पीसते हुए अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। उसकी बात सुनने का फैसला करते हुए वह फेलिशिया के पास गई। जब फेलिशिया ने कदमों की आहट सुनी तो वह और भी ज्यादा कांपने लगी और नीचे देखने लगी। उसे डर था कि कहीं वह शर्ली की नजरों से न मिल जाए। अपराधबोध से व्याकुल होकर वह चिल्लाए, मुझे माफ कर दो शर्ली। मैं मूर्ख बन गई। मैं कितनी मूर्ख हूँ, तुम पर शक करना भी। मैं कितनी मूर्ख हूँ, मैं मरने लायक हूँ। सिसकते हुए उसने अपना सिर घुमाया और अंततः हिम्मत जुटाकर शर्ली के चेहरे की ओर देखा। शर्ली के चेहरे पर उदासीनता का भाव था, लेकिन अंदर ही अंदर वह दिल से उतनी ही दुखी थी। थोड़ा शांत होने के बाद उसने कहा, तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी तरफ की कहानी सुनना चाहती हूँ। ये सुनकर फेलिशिया दुखी या क्रोधित होने के बजाय संतुष्ट हो गई। वह शर्ली को अपनी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी ताकि वह उसे माफ कर दे। उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि उसे मार दिया जाए, क्योंकि उसे लगता था कि वह इसी तरह की मौत की हकदार थी।
फेलिशिया शांत हो गई और फिर उसने बिना कोई मनगढ़ंत बात कहे अपने अतीत के बारे में बताना शुरू किया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट की घटनाओं के ठीक बाद घटी थी। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली शर्ली के सम्मान में आयोजित भोज में किसी ने उसे नशीली दवा दे दी। उस समय उसे पता नहीं था कि यह गार्ड था जिसने उसे नशीली दवा दी थी। कई बाधाओं को पार करने के बाद उसने आत्मसंतुष्टि के लिए एक खाली कमरे में छुप गई। अचानक दरवाजा खुला और बदकिस्मती से यह उसका 27वां भाई था जिसने आंखों में धधकती चमक के साथ दरवाजा खोला, लेकिन वह ये नहीं जान पाए क्योंकि उसकी आंखें और दिमाग वासना से धुंधले थे। उसने ये देखे बिना कि वह कौन थी, तुरंत एक जानवर की तरह उस पर झपट पड़ा और उसका बलात्कार करने लगा। फेलिशिया, जो उसकी तरह ही उत्तेजित और कामुक थी, ने भी मदमस्त स्त्री की तरह प्रतिक्रिया दी। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा, फिर जाकर यह सब खत्म हुआ। उसके 27वें भाई बेहोश हो गए, जबकि वह पेट में हो रहे दर्द के कारण अभी भी होश में थी। सामने वाले को देखकर वह चौंक गई, फिर उसका चेहरा भावहीन हो गया। अपनी उमड़ती भावनाओं को शांत करते हुए उसने अपने कपड़े बदले और एक गोली खाकर जल्दी से उस जगह से भाग गई। किसी तरह अपने घर में प्रवेश करने के बाद उसके चचेरे भाई गार्ट ने उससे संपर्क किया, जिसने फर्जी सबूतों के साथ घटनाओं को गढ़ा था। गार्ट ने उसे समझाया कि वह भी उस भोज में मौजूद था और उसने एक इमेजरी क्रिस्टल में शर्ली की चंचलता को कैद कर लिया था। सबूतों को देखकर उसे शर्ली से दुख, घृणा और निराशा हुई। उसके उकसावे पर आकर उसे लगा कि अब जब उसका अपना जीवन बर्बाद हो चुका है, तो शर्ली का जीवन बर्बाद करना उसका अधिकार है। उसके साथ सहयोग करते हुए उसने शर्ली को भी उसी त्रासदी का अनुभव कराने का अवसर तलाशना शुरू कर दिया, जैसा उसने खुद झेला था। यही सब हुआ था। अगर मैंने आपसे सलाह ली होती या अप्रत्यक्ष रूप से आपसे पूछा होता, तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। जब तक वह अपने अतीत के बारे में बताने में कामयाब हुई, तब तक वह एक बार फिर रोने लगी और शर्ली से माफी मांगने लगी। अपनी बहन के अतीत के बारे में सुनकर शर्ली का दिल भर आया और वह फूट फूट कर रो पड़ी। जब वह भोज का आनंद ले रही थी, उसी दौरान उसकी बहन के खिलाफ साजिश रची गई और उसके साथ दुष्कर्म किया गया, सिर्फ इसलिए कि किसी को उस पर अधिकार जमाना था। उसका सिर धीरे धीरे इस जघन्य षड्यंत्र के रचयिता गार्ट की ओर मुड़ा। उसे लगा कि उसकी सारी घृणा उस बुरी तरह से घायल शरीर पर केंद्रित हो रही है। गार्ट को बांध दिया गया था और उसका मुंह बंद कर दिया गया था। उसकी गर्दन टूट गई थी, इसलिए उसका चेहरा बिस्तर के दूसरी तरफ था। वह उसके पास गई और उसके मुंह पर लगा कपड़ा हटा दिया। मुझे जाने दो, वरना अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे मातहत लोग तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ था वो सबको बता देंगे। गार्ट ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। मुझे परवाह नहीं, उसे मार डालो। फेलिशिया ने उसे गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहा। अपने चचेरे भाई पर उसने जो भरोसा किया था, वह सब व्यर्थ हो गया। शर्ली ने अपनी तलवार निकाली और उसकी ओर इशारा किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें अपनी प्यारी बहन के साथ जो भी हो उसकी कोई परवाह नहीं? गार्ट की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा कि आज उसकी जिंदगी सचमुच खत्म हो जाएगी। शर्ली के हाथ कांप रहे थे। उसने उसकी ओर देखा। उसके प्रति उसकी घृणा चरम पर पहुंच गई और उसने अपनी तलवार उस पर चला दी। नहीं, अपनी ओर आती तलवार को देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाया, आह! अचानक उसे असहनीय दर्द हुआ और वह सुअर की तरह चिल्ला उठा। आंखें चौड़ी करके उसने देखा कि उसका जननांग हवा में उड़ता हुआ किसी कोने में जा गिरा। अपनी ठंडी आंखों से शर्ली ने अपना पैर उठाया और उसके अंडकोश को कुचल दिया, जिससे एक ऐसी कुचलने की आवाज गूंजी जिसे सुनकर कोई भी पुरुष घृणा से अपने पैर भींच लेता। जब उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि उसने अपना पौरुष खो दिया है, तभी असहनीय दर्द के कारण वह बेहोश हो गया और उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं। उसे मार डालो, फेलिशिया ने उसे घृणा से देखते हुए चिल्लाकर कहा। जिसने उसके साथ बेरहमी से खिलवाड़ किया था, उसके प्रति उसके मन में कोई दया नहीं थी, केवल अथाह घृणा थी। अध्याय 142 लालसा। शर्ली ने अपनी तलवार अपने स्पेस रिंग के अंदर रखी और फेलिशिया की ओर देखा। हमें उसे जिंदा चाहिए। उसका इस्तेमाल करके हम उसके सभी अधीनस्थों को मार सकते हैं। फेलिशिया अचंभित रह गई। वह उसके इरादे को समझ नहीं पाई। मैं चाहती हूं कि तुम जिंदा रहो, शर्ली ने हठपूर्वक उत्तर दिया। उसकी आवाज उदासी से भरी हुई थी। चलो आगे बढ़ते हैं, उसने अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ कहा। फेलिशिया स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैंने तुम्हें धोखा दिया। शर्ली ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आप चीजों को भूल जाएं।
इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको जो हुआ उसे स्वीकार करना होगा और अपना जीवन जारी रखना होगा। लेकिन फेलिशिया ने कांपती आवाज में कहा, अपराधबोध के उमड़ते आवेश से उसकी आवाज भर्रा गई थी, मानो वह उसे तोड़ देना चाहती हो। शर्ली ने अपने कंधों को कसकर पकड़ लिया और दृढ़ता से जवाब दिया, मैं तुम्हारे मामले के बारे में हमारे 27वें भाई से बात करूंगी। अगर वह अपनी गलती नहीं मानता और जिम्मेदारी नहीं लेता तो मैं उसे खुद मार डालूंगी। मैं। फेलिशिया ने सिर हिलाया और पीछे की ओर रेंगने लगी। शर्ली ने जल्दी से उसे कसकर गले लगा लिया, मानो वह उसे जाने ही न दे। सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये सच है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन हमारा करीबी रिश्ता अभी भी सुधर सकता है। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। फेलिशिया फूट फूट कर रोने लगी और शर्ली को गले लगा लिया। मैं चंचल होना बंद कर दूंगी। मैं खुद को भी बदल लूंगी, शर्ली ने धीरे से फुसफुसाया। फेलिशिया ने सिर हिलाते हुए शर्ली को कसकर गले लगा लिया। कुछ समय बाद जब वे अलग हुए तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और पिछली घटनाओं के बारे में सोचने लगे। कल भोज में हमें बचाने के लिए हम उनका धन्यवाद करेंगे। एक साथ सिर हिलाते हुए वे अपने दिल में बेहद आभारी महसूस कर रहे थे। उनके बीच सुलह होने के बाद रात शांति से गुजरी, जबकि उन्होंने बेचारे गार्ड को एक ऊर्जा मुहर से बांध दिया और उसे कुछ समय के लिए गुप्त मार्ग में छिपा दिया। अल्पविराम। अगले दिन एक शाही महल में भोज योजना के अनुसार आगे बढ़ा। कई मेहमान और युवक वहां मौजूद थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, जबकि कुछ अन्य लोग शांत भाव से भोज को ध्यान से देख रहे थे। शर्ली और फेलिशिया सामान्य रूप से भोज में शामिल हुई, मानो कुछ हुआ ही न हो। मेहमानों ने उनका अभिवादन किया और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। स्वाभाविक रूप से कई युवकों ने उनके प्रति अपना शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन कल की घटना के बाद उनके ये प्रयास हास्यास्पद प्रतीत हुए और शर्ली पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने विनम्रतापूर्वक और सीधे तौर पर दयनीय चेहरे के साथ उनके सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, जिससे सम्राट एस्टन का चेहरा थोड़ा हैरान और विचलित हो गया। उन्हें पता था कि उनकी बेटी के स्वभाव के कारण वह उनके प्रस्तावों को ठुकराने से पहले काफी देर तक उन्हें बहलाएगी और उनके साथ खेलेगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह तुरंत क्यों ठुकरा देगी। उन्हें कुछ संदेह था, लेकिन वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। बाहर शर्ली का चेहरा तो चमक रहा था, लेकिन पूरे समय वह मानसिक रूप से विचलित थी। भीड़ में एक ऐसी आकृति की तलाश कर रही थी जो अभी तक नहीं आई थी। जाहिर है इस समय वह सबसे ज्यादा डेविस से मिलना चाहती थी। वह कल उन दोनों की जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन उसके दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं जिन्हें वह समझ नहीं पा रही थी। क्या ये तड़प है? शर्ली ने कप को हिलाते हुए एक घूंट पिया। फिर उसने आह भरी, ये सोचते हुए कि कल की उस अजीब घटना के बाद उसने न आने का फैसला किया। युवराज डेविस नहीं आए। उसके बगल में खड़ी फेलिशिया भी उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन वह उन्हें नहीं पा सकी। उन्होंने ऐसा नहीं किया, शर्ली ने उठते हुए जवाब दिया। वह अपने पिता के पास गई जो कुछ बुजुर्गों से बातचीत कर रहे थे। राजपिता जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, हम माफ कीजिए, सम्राट एस्टन ने बुजुर्गों को जवाब दिया और अपना सिर घुमाते हुए कहा, ठीक है, मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। शर्ली असमंजस में थी, लेकिन उसने सिर हिलाया। इससे पहले कि शर्ली अपना मुंह खोल पाती, वे एक सुनसान जगह की ओर बढ़ गए और सीधे मुद्दे पर आते हुए बोली, क्या प्रिंस डेविस भोज में शामिल नहीं हो रहे हैं? वह चला गया। ये त्वरित उत्तर सुनकर शर्ली अंदर तक हिल गई। वह चला गया? उसने अचंभित चेहरे से पूछा। हाँ, अपना चेहरा देखो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सम्राट एस्टन हंसे और उनकी नजरें उसकी प्रतिक्रिया पर टिकी रहीं। तभी अचानक उनका भाव बदल गया। क्या तुम्हें नहीं पता? शर्ली ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। कल रात की घटना से पूरी राजधानी में हलचल मची हुई है और तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं। अरे बाप रे, कल रात तुम क्या कर रहे थे? गुस्से से भरे चेहरे के साथ उसने फटकारा, तुम कब तक इतने चंचल बने रहोगे? आसपास हो रही घटनाओं पर ध्यान दो। हाँ, शर्ली ने अपना सिर नीचे झुकाया और उसकी बात स्वीकार की। सम्राट एस्टन अपनी बेटी के पश्चाताप भरे चेहरे को देखकर अवाक रह गए। उनकी बेटी ने कभी उनकी शिक्षाओं को माना भी था क्या? पिछली रात जो कुछ हुआ था उसे बताने से पहले उन्हें अजीब सा महसूस हुआ। शर्ली के चेहरे के भाव सदमे से अपराधबोध में बदल गए। क्या एवलिन ठीक है? उसने बेहद चिंतित भाव से पूछा। सम्राट एस्टन ने उत्तर दिया, हाँ वह है। लोरेट साम्राज्य वाकई बहुत साधन संपन्न है। उन्होंने तो अपने बेटे को भी एक ऐसी गोली का खजाना दे दिया है जो चौथे स्तर के विशेषज्ञों की जान बचा सकती है।
खैर, मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास तो एक शक्तिशाली विशेषज्ञ भी उनका साथ दे रहा है। उसके चिंतित चेहरे को देखकर उसने उसे चेतावनी दी, इस समय उससे या एवलिन से मिलने की हिम्मत मत करना। वह ऐसा लगता है जैसे जरा सी नाराजगी पर किसी को भी मार डालेगा। शर्ली ने अनमने भाव से सिर हिलाया। पता नहीं वह क्या सोच रही थी। वैसे अपने चेहरे पर जिज्ञासा का भाव लिए हुए उसने पूछा, क्या राजकुमार डेविस कल रात आपसे मिलने आए थे? शर्ली एकदम जम गई। वह जानती थी कि हाना के बयान के साथ उन्होंने उसे एवलिन से डेविस को दूर करने के लिए एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया था। जैसे ही उसे कुछ एहसास हुआ, उसने जवाब दिया, वह आया तो था, लेकिन जल्दी से चला गया जैसे उसे कहीं खतरा महसूस हुआ हो। अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि जब मैंने कहा कि मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया था, तब उसे कुछ गड़बड़ जरूर महसूस हुई होगी। ओह, मैं समझ गया। सम्राट एस्टन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसकी प्रतिक्रियाओं को देखते रहे। बस अब मैं मेहमानों का स्वागत करने जाती हूँ। शर्ली मुस्कुराते हुए चली गई। विडंबना ये थी कि उसकी चतुराई और चंचल स्वभाव ने उसे उसके सवालों से बचने में मदद की। सम्राट एस्टन ने उसकी पीठ की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसके महल के पहरेदारों ने कहा कि कल रात वहां केवल मेरी बेटी फेलिशिया ही पहुंची थी। क्या ऐसा हो सकता है कि राजकुमार डेविस सुरक्षा घेरे को पार करके उससे गुप्त रूप से मिले हों? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अध्याय 143, बिन बुलाया मेहमान। डेविस और एवलिन एक सप्ताह तक उस अनाम शाही महल में आराम करते हुए दिन बिताते रहे। उसके शरीर के निशान गायब हो गए, जबकि उसकी बाईं बांह ठीक हो गई और उसकी दाहिनी बांह अभी भी ठीक होने की प्रक्रिया में है। डेविस को जब पता चला कि उस समय राजधानी में कोई औषधालय मौजूद नहीं था, तो वह लगभग पागल हो गया था। जाहिरा तौर पर किसी दूसरे शहर में औषधालय जगत के वरिष्ठों और कनिष्ठों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उसके पास इंतजार करने और एक विशेषज्ञ वैद्य के आने तक उसकी देखभाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरी दिन एक महिला दवा विक्रेता आई। उसने एवलिन के शरीर की जांच की और डेविस को बताया कि उसके शरीर पर कोई आंतरिक या घातक चोट नहीं थी। इससे डेविस को थोड़ी राहत मिली। हालांकि उसने उसकी हालत का पहले ही आकलन कर लिया था, लेकिन वह असल में कोई वैद्य नहीं था। उसकी दृष्टि और इंद्रियां कभी कभी धोखा खा सकती थीं, और वह नहीं चाहता था कि उसे कुछ भी हो। अपनी चिंता दूर करने से पहले उसे एक प्रामाणिक वैद्य की राय की आवश्यकता थी। डेविस द्वारा अच्छी खासी रकम चुकाने के बाद महिला दवा विक्रेता चली गई। एवलिन ने डेविस के शांत शरीर को देखते हुए मुस्कुराया। इस पूरे सप्ताह के दौरान उसके प्रति उसका प्यार और भी गहरा होता चला गया, क्योंकि वह लगातार उसकी देखभाल करता रहता था। उसे इतना प्यार महसूस होता था कि अगर उसकी मृत्यु अभी भी हो जाती, तो भी वह इस जीवन में संतुष्ट महसूस करती। उसकी मुस्कान देखकर डेविस ने भी गर्मजोशी से मुस्कुरा दिया। अब जब उसे थोड़ी राहत मिली तो उसे अचानक कुछ याद आया। मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने उलझन में पूछा। अगर संभव हो तो वह चाहती थी कि वह कुछ और समय तक यहीं रुके। यहीं रुको, मैं उस औरत को लाता हूँ जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, डेविस ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। एस्टन परिवार ने युवराज की पत्नी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में हाना रॉस को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने उसे एक ऐसी जेल में रखा जहां क्रूर अपराधियों को कैद किया जाता था। रॉस परिवार ने अनभिज्ञता का नाटक किया और इस मामले पर बात करने की हिम्मत नहीं की, जबकि क्लेमोर परिवार ने चतुराई से अपनी मृत 2 बेटियों को त्याग दिया। लोगों को लगा कि वे 2 शवों को लेकर झगड़ा नहीं करना चाहते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि अगर वे लड़ते भी तो उनकी एकतरफा हार होती। दोनों पक्षों को इस बात की जानकारी थी, इसलिए सम्राट एस्टन के अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप से स्थिति को सुलझाने के प्रयास से मामला समाप्त हो गया। हालांकि मामला समाप्त हो चुका था, फिर भी डेविस ने सावधानी बरती और रॉस परिवार और क्लेमोर परिवार के हर महत्वपूर्ण नाम के बारे में जानकारी हासिल कर ली। अगर उसे कुछ भी गड़बड़ महसूस हुआ, तो उसने कसम खाई कि वह पलक झपकते ही उनके उच्च अधिकारियों का सफाया कर देगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं, एवलिन ने शांत स्वर में तुरंत जवाब दिया। डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्यों? क्या तुम उसे जाने दोगी? उसके चेहरे पर उलझन का भाव था। एवलिन ने सिर हिलाते हुए कहा, वह मुझे मारने की कोशिश करने के लिए उनके साथ शामिल नहीं हुई थी। उसे अब और दंडित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में उसकी अप्रत्यक्ष मदद के बिना मैं अब तक मर चुकी होती। तुम्हारा क्या मतलब है? आंखें चौड़ी करते हुए उसे लगा कि वह हाना को बचाने के लिए एक पल के लिए झूठ बोल रही थी। एवलिन ने गहरी सांस लेने से पहले खुद को शांत किया और कहा, पहली बात, उसने अपने साथियों को रुकने के लिए चिल्लाया, लेकिन वे नहीं रुके।
दूसरी बात, जब वेनिस नाम की उस औरत ने चुपके से मुझे मारने की कोशिश की तो उसने चिल्लाकर मुझे अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी, और आखिर में वह मुझे मारने के लिए उनके साथ शामिल नहीं हुई। अगर वह ऐसा करती तो तुम्हें सिर्फ मेरा कटा हुआ सिर मिलता, जबकि मेरा शरीर कहीं जमीन पर पड़ा होता। रुको, मैं समझ गया। इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं बस उनसे कह दूंगा कि उसे छोड़ दें। ठीक है, उसने नाटकीय अंदाज में हाथ हिलाते हुए और हास्यास्पद ढंग से चिल्लाते हुए कहा। ये कैसी बकवास थी? वो उस व्यक्ति का बचाव करने के लिए इतनी हद तक चली गई जिसने उसे मारने की साजिश में हिस्सा ही नहीं लिया था। डेविस ने अपना सिर हिलाया, उसे लगा कि वो बहुत ज्यादा दयालु थी। एवलिन ने हल्की सी हंसी हंसते हुए अपने प्यारे चेहरे से सिर हिलाया। उसके प्यारे चेहरे को देखकर वह आह भरे बिना नहीं रह सका। ये सोचकर कि वह हाना को पल भर में मार सकता है, उसने इस मामले को मन से निकाल दिया। कुछ लोगों को प्रतिशोध का डर हो सकता है, लेकिन ये बात उन पर लागू नहीं होती थी। लगभग हर उच्च अधिकारी जानता था कि उनके पास 5 और ताबीज हैं जो उन्हें पल भर में मार सकते हैं। इसके अलावा वे ये भी जानते थे कि वह एक विशेषज्ञ द्वारा संरक्षित था, जिसे आमतौर पर सीनियर कहा जाता था। इस दुनिया में केवल एक मूर्ख ही उससे झगड़ा करने की कोशिश करेगा, सिवाय इसके कि अगर उसने पहले किसी को बेरहमी से उकसाया हो। एक हल्की सी आह भरते हुए उसने कहा, हम कल सुबह निकलेंगे। उसने फिर से सिर हिलाया और उंगली से इशारा करके उसे पास आने को कहा। डेविस मुस्कुराया और उसके करीब जाकर उसके गालों को थामते हुए उसके होठों पर चुंबन दिया। अच्छे से आराम करो। हल्के से मुस्कुराते हुए वह अलग हो गया। जैसे ही उसने सोचा कि अब जब उसका मन चिंताओं से मुक्त हो गया है तो साधना करे, तभी उसे महल के बाहर किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। उसे किसी भी दुर्भावनापूर्ण आत्मा के हमले से बचाने के लिए वह लगातार 7 दिनों तक अपनी आत्मा की चेतना को 200 मीटर तक विस्तारित रखता था, और अभी भी ऐसा ही करता है। वह थका हुआ था, लेकिन उसने इसे एक प्रकार का प्रशिक्षण ही माना। एवलिन ने सिर हिलाया और जैसे ही वह लेटने वाली थी, उसने डेविस को ये कहते हुए सुना, लगता है हमारे यहाँ एक मेहमान आया है। डेविस ने हाथ हिलाया और दरवाजे अपने आप खुल गए। वह और एवलिन कुछ देर तक इंतजार करते रहे, तभी लाल वस्त्र पहने एक आकृति उनके सामने प्रकट हुई। डेविस ने शर्ली को ठंडी निगाहों से देखा। अगर उसने वहां रुककर उसके जहर का इलाज करने का मूर्खतापूर्ण फैसला न लिया होता तो उसे लगता था कि वह एवलिन की जान बचा सकता था। भले ही यह उसकी ओर से अनजाने में हुई देरी थी, लेकिन वह उस थोड़े से कीमती समय के नुकसान के लिए उसे थोड़ा बहुत दोषी ठहराने से खुद को रोक नहीं सका। एवलिन सचमुच हैरान थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी नई दोस्त इस समय उससे मिलने आएगी। यहाँ चल रही घटनाओं पर नजर रखना। मुझे लगता है कि यह अच्छा नहीं है, डेविस ने ठंडे लहजे में शर्ली से कहा और अपनी नजरें हटा ली। शर्ली एकदम स्तब्ध रह गई, लेकिन व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे पिता ने कहा था कि इस दौरान आप दोनों से न मिलूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे किसी को जान से मार देंगे। वैद्य के जाने के बाद ही मुझे पता चला कि आप शांत हो गए हैं। अध्याय 144, क्षमा न करना। डेविस का चेहरा अब भी भावहीन था, वह उसके जवाब से जरा भी खुश नहीं थी। उसका भावहीन चेहरा देखकर शर्ली की आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपा लिया। उसने गहरी सांस ली और झुककर प्रणाम किया, मैं उस समय मेरी जान बचाने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहती थी। फेलिशिया और मैं आपकी आभारी हैं। एवलिन, मुझे माफ कर दो। कृपया मुझे क्षमा कर दो। अचानक वह घुटनों के बल बैठ गई और उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही अपराधबोध से चिल्ला उठी। क्या प्रिंस? शर्ली, उठो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये ठीक नहीं है। एवलिन अचंभित दिखी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह घुटने टेककर माफी क्यों मांग रही है। शर्ली ने दृढ़ता से उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर प्रिंस डेविस ने मुझे एक पागल के चंगुल से न बचाया होता तो मेरा शरीर कलंकित हो गया होता। अगर उसने अपना समय मुझ पर बर्बाद न किया होता तो तुम्हारा कुछ भी न होता। तुम्हारा क्या मतलब है? एवलिन ने अपनी आंखें सिकोड़ी, उसने डेविस की ओर देखा तो पाया कि वह चुप रहा। इसके बाद शर्ली ने विस्तार से बताया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था और कैसे डेविस ने उसकी जान बचाई थी। उसने एवलिन को इमेजरी क्रिस्टल की सामग्री भी दिखाई, जिससे उसकी व्याख्या से उत्पन्न होने वाली किसी भी गलतफहमी को दूर किया जा सके। मेरा मतलब ये था कि अगर मैं न होती तो तुम इस स्थिति में न होती। शर्ली ने एवलिन की बाहों की ओर देखा और पछतावे से भरी आंखों से जवाब दिया। उसकी आंखों में पश्चाताप झलक रहा था। तुम क्या कह रही हो? ऐसा तो नहीं है कि उसे पता था कि मैं खतरे में हूं?
अगर तुमने उसे यह नहीं बताया होता कि तुमने उसे आमंत्रित नहीं किया था तो शायद सच में मेरा अंत हो जाता। एवलिन ने उसे दिल से दिलासा दिया। थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाते हुए कहा, वैसे भी मुझे खुशी है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। शर्ली उसकी उदारता देखकर दंग रह गई। लेकिन तुम्हें देखो, उसे देर करवाने की सारी गलती मेरी है। मुझे दिलासा देने के लिए तुम्हें सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें सजा दूं? उसने धीरे से आह भरते हुए अपना कटा हुआ हाथ उठाते हुए पूछा। हाँ, मैं इसलिए तो यहाँ आई हूँ, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, शर्ली ने दृढ़ता से चिल्लाते हुए कहा। एवलिन अवाक रह गई। उसे आत्मसंतुष्टि चाहिए और खुद को क्षमा करवाना है, उसकी इच्छा पूरी हो जाए एवलिन। उसे तुम्हारी दुर्दशा की जरा भी परवाह नहीं है, डेविस ने ठंडे स्वर में कहा। उसे लगा कि इस शर्ली में कुछ गड़बड़ है। शर्ली सिहर उठी। उसने जल्दी से कहा, नहीं, मैं गलत हूँ? एक ठंडी आवाज और दबाव ने उसकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। शर्ली चुप रही और नीचे देखती रही। डेविस ने एवलिन की ओर मुंह घुमाते हुए कहा, तुम्हारी चोटों का मतलब यह नहीं है कि वह आकर सजा की भीख मांगे, चाहे मेरी नज़र में ये कुछ भी हो। तुम दोनों वैसे भी इतने करीब नहीं हो, और न ही तुम दोनों के बीच कोई ऊंच नीच का रिश्ता है। क्या ये सच है? डेविस के इतने सीधे सादे जवाब पर एवलिन ने आह भरते हुए सवाल किया। एवलिन मूर्ख नहीं थी, उसे पहले से ही इस बात का कुछ अंदाजा था कि दूसरा पक्ष क्या चाहता है, लेकिन उसे एक हल्की सी उम्मीद थी कि वह अपनी नई दोस्त के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत कर पाएगी। यही उसका स्वभाव था, जिसे वह आसानी से बदल नहीं सकती थी। शर्ली ने फर्श की ओर देखा। वह असहमत होना चाहती थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। एवलिन उसके लिए कौन थी? एक जान पहचान वाली दोस्त। उसने ऊपर देखा और एवलिन को स्पष्ट आंखों से निहारते हुए कहा, सच कहूं तो ये सच हो सकता है कि मैं तुम्हारी उतनी परवाह नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी ही गलती थी। मैंने अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला कर लिया है और इसीलिए मैंने तुमसे माफी मांगी है। एवलिन उसकी निगाहों और उनमें छिपे दृढ़ संकल्प को महसूस कर सकती थी। शर्ली ने अपनी स्कर्ट पकड़ी और बोली, ये पहली बार है जब मैंने अपने हाथों से किसी को मारा है। मेरी हैसियत को देखते हुए मुझे अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस मामले में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने उस पागल को, जिसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और उसके साथियों को भी इस हफ्ते बेरहमी से मार डाला। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे अपना व्यक्तित्व पूरी तरह बदलना होगा। मैं पुरानी शर्ली नहीं रह सकती, और अब मैं वही पुरानी शर्ली नहीं हूँ। मैं समझ गई, एवलिन ने गंभीरता से जवाब दिया, आप जा सकते हैं। ओह! शर्ली अवाक रह गई। डेविस की आंखें चौड़ी हो गईं और वह थोड़ा मुस्कुराया, निर्दयी। उसने शर्ली को वह सबसे बुरी सजा दी जो वह सह सकती थी। अगर वह सचमुच एवलिन की माफी चाहती भी थी तो। लेकिन मुझे अभी तक सजा नहीं मिली। शर्ली ने घबराहट में धीमी आवाज में चिल्लाकर कहा, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें पहले ही सजा दे चुकी हूँ। एवलिन ने गंभीर भाव से जवाब दिया। शर्ली ने याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे याद नहीं आया कि उसे कब सजा मिली थी। नहीं। क्या तुम्हें अपनी सजा का एहसास नहीं हुआ? डेविस ने ठंडे स्वर में पूछा। शर्ली ने उसकी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कई तरह के भाव थे। क्या? उसका ठंडा चेहरा हल्की सी मुस्कान में बदल गया। तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें उससे वह माफी कभी नहीं मिलेगी जो तुम चाहते थे। शर्ली की आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ सेकंड बीतने के बाद वह खड़ी हुई और अनमने ढंग से महल से बाहर चली गई। उन्हें ये पता नहीं था कि वह क्या सोच रही थी। कुछ मिनट बीतने के बाद एवलिन ने बोलना शुरू किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसे माफ करती हूँ या नहीं, उसे खुद को माफ करने की हिम्मत जुटानी होगी। जब डेविस ने उसका भाषण सुना तो उसका विचार बदल गया और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वह निर्दयी नहीं थी, वह तो बस दयालु थी। अल्पविराम। अगले दिन योजना के अनुसार डेविस और एवलिन एस्टन साम्राज्य की शाही राजधानी से गोल्डन हॉर्न वाइवरन पर सवार होकर रवाना हुए। जब सुनहरे सींग वाले वायवन ने एवलिन को देखा तो वह क्रोधित होकर दहाड़ा और अपने आसपास की दीवारों को तोड़ डाला। इसके बाद उसने कुछ नहीं किया, बल्कि आज्ञाकारी होकर उन दोनों को अपने ऊपर सवार होने दिया। चूंकि बिना कुछ कहे चले जाना असभ्य माना जाता, इसलिए उसने दीवारों की मरम्मत के लिए आवश्यक धन उन्हें दे दिया और एस्टन साम्राज्य के बुजुर्गों द्वारा विदा किए जाने के तुरंत बाद चला गया। कुछ दूरी पर लाल वस्त्रों में लिपटी एक सुंदर आकृति जाते हुए सुनहरे सींग वाले वाइवन को निहार रही थी। उस आकृति की आंखों से एक आंसू टपकता हुआ दिखाई दे रहा था।
उस आकृति के होंठ थोड़े से हिले और शांत वातावरण में एक व्यथित बड़बड़ाहट सुनाई दी। मुझे तुम्हारी क्षमा चाहिए थी, उसकी नहीं। अध्याय 145 चिंताएं। एस्टन साम्राज्य की सीमाओं के पास घोर अंधेरे पहाड़ के ऊपर आकाश में दूर स्थित चौकियों की ओर देखते हुए डेविस ने कहा, हम जल्द ही सीमा पार करेंगे। फिर उसने बगल में देखा तो उसे एक सुंदर आकृति दिखाई दी जो लहराती हवा में शांत प्रतीत हो रही थी, सिवाय इसके कि वह आकृति अभी भी अपने शाही काले वस्त्र पहने हुए थी जिसकी बाईं आस्तीन का आधा हिस्सा हवा में लहरा रहा था। उसने पूछा, क्या तुम चिंतित हो? उसकी आंखों में अब भी अपराधबोध झलक रहा था। उसने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ हद तक। मुझे आश्चर्य है कि मेरी हालत देखकर हमारे लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे। डेविस ने आंखें घुमाते हुए कहा, तुम इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता तो मुझे करनी चाहिए। एवलिन ने उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिया। उसने आह भरी और समझाया, क्या मैं तुम्हें बिना किसी खास सुरक्षाकर्मी के बाहर ले आया? मैं बहुत घमंडी था और अब मुझे सबक मिल गया है, सिवाय इसके कि इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, मेरी माँ मुझे जरूर पीटेगी। एवलिन खिलखिलाकर हंस पड़ी और सिर हिलाते हुए बोली, जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ताकतवर ही कमजोरों पर हुक्म चलाते हैं। उसकी दोषरहित आंखों को देखकर डेविस चुप हो गया। वह उसके धैर्य और क्षमाशीलता से बेहद असहज महसूस कर रहा था। उसने वह सवाल पूछने का फैसला किया जो लंबे समय से उसके मन में चल रहा था, जो कुछ हुआ उसके लिए आप मुझे दोषी नहीं ठहराते? एवलिन ने अपने कटे हुए हाथ पर नजर डाली। मैं ऐसा क्यों करती? मेरे अहंकार ने मुझे उन लोगों को थप्पड़ मारने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि उन्होंने मेरा अपमान किया था। यह मेरी गलती थी। अगर उन्होंने आपका अपमान किया है तो आपको उन्हें जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है, डेविस ने कड़े स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, ऐसा तभी हो सकता है जब मेरी हैसियत या साधना कम से कम उनके बराबर हो। अपनी आस्तीन झटकते हुए और आंखें सिकोड़ते हुए उसने चिल्लाकर कहा, तुम मेरी मंगेतर हो। उन्हें तुम्हें छूने की हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर वह व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, हमारी अभी शादी नहीं हुई है। उनके लिए मैं महज एक आम इंसान हूं जिसे किस्मत से यह मिल गया। फिर उसकी नजर उससे हट गई। वैसे भी उन्होंने सोचा होगा कि मैं महज एक सजावट की चीज हूं। तुम नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो, डेविस ने बेशर्मी से कहा और नजरें फेर ली। हे, ये सुनकर वह खुशी से लगातार हंसने लगी। अचानक उसे लगा कि हाथ खोना कोई बुरी बात नहीं है। तब एवलिन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मुझे पता है। दोष से रहित उसके उज्ज्वल मुस्कुराते चेहरे को देखकर डेविस को और भी अधिक अपराधबोध महसूस हुआ। शर्ली की तरह वह भी उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन शर्ली के विपरीत उसकी यह इच्छा काफी हद तक सच्ची थी। क्या तुम मुझ पर चिल्लाओगी नहीं? शर्ली को बचाने के बारे में डेविड ने मन में हल्की सी घबराहट के साथ पूछा। आखिरकार उसने हताशा में गलती से शर्ली को चूम लिया था और उसके बाद मची अफरा तफरी में शर्ली ने अनजाने में उसका चेहरा चाट लिया था, और यह सब एवलिन ने इमेजरी क्रिस्टल के जरिए देख लिया था। इमेजरी क्रिस्टल से प्रदर्शित दृश्यों को याद करते हुए एवलिन थोड़ा शर्मा गई। उसे अचानक चुप होते देख वह खुद को रोक नहीं पाया और उससे एक बार फिर पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? एक पत्नी होने के नाते तुम मुझ पर चिल्ला सकती हो, तुम्हें पता है ना? डेविस ने उसे धीरे से याद दिलाया। उसे डर था कि वह इतने समय से अपनी भावनाओं को दबा रही थी। उसका चेहरा अचानक बिगड़ गया। फिर उसने आह भरते हुए कहा, घटिया। कम से कम मैं तो यही कहती, लेकिन मुझे पता है कि तुमने ये गलती से किया है। मुझे तुम पर गुस्सा करने का कोई कारण नहीं है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, समझने के लिए धन्यवाद। इसी बीच एवलिन के मुंह से एक हल्की सी आह निकली जब उसने सोचा, मैं वैसे भी तुम सबको अपने लिए हथियाने की कोशिश नहीं कर रही हूं। अल्पविराम। 2 महीने बाद वे दोनों आखिरकार लोरेट साम्राज्य की शाही राजधानी के बाहरी इलाके में पहुंच गए। वापसी की यात्रा में भी उन्हें किसी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। डेविस द्वारा उन्हें रोकने मात्र से किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। इन 2 महीनों के दौरान उनका व्यवहार थोड़ा ठंडा पड़ गया क्योंकि वे इस बात पर विचार कर रहे थे कि उन्हें खुद को कैसे संभालना चाहिए। समय समय पर वह एलिया के ठिकाने के बारे में सोचता रहता था और एवलिन का अत्यंत सावधानी से ख्याल रखता था। इस बीच वह कुछ किताबें भी पढ़ता था जिससे उसका ज्ञान बढ़ता था। जब भी वह उसके कटे हुए हाथ को देखता, आह भरता। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह एक दिन जल्द से जल्द उसका हाथ फिर से उगा देगा। उन्होंने शाही महल में 7 साल रहने से प्राप्त अपने आशावादी और हंसमुख व्यक्तित्व को त्यागने का फैसला किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं।
उसने अपने प्रियजनों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने का निर्णय लिया, जबकि अजनबियों के साथ बर्फीले, ठंडे और निर्दयी तरीके से पेश आने का निर्णय लिया। उसके लिए ऐसा करना आसान था क्योंकि पिछले जन्म में उसका स्वभाव ही कठोर था। वह बदला नहीं, बल्कि इस दुनिया में आने से पहले जैसा था वैसा ही लौट आया। इसके अलावा गोल्डन हॉर्न्ड वाइवरन का उन दोनों के साथ थोड़ा बहुत लगाव भी हो गया था। इसके अलावा उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए जब वह लोरेट साम्राज्य की शाही राजधानी के पास पहुंचा तो उसने एक अजीब अफवाह भी सुनी जो पिछले कुछ दिनों से फैल रही थी। हम आखिरकार घर लौट आए। परिचित दीवारों को देखते हुए डेविस के कंधों पर झुकी एवलिन ने वापसी की यात्रा से थकी हुई एक धुंधली आवाज निकाली। जब उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने कुछ समय बाद अपने काले रेशमी वस्त्र वापस पहन लिए थे। इस दौरान तो निशान भी पूरी तरह से गायब हो गए थे। उसके बाएं हाथ के कटे हुए हिस्से पर पट्टी बंधी हुई थी। यह उसके लिए एक दर्दनाक अनुभव था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप उसकी दर्द सहने की क्षमता में काफी वृद्धि हुई। इससे उसे यह विश्वास हो गया कि वह शरीर को मजबूत बनाने की साधना में प्रगति कर पाएगी। हालांकि वह संतुष्ट दिख रही थी, लेकिन उसके घर की दिशा में देखने पर उसकी आंखों में एक वास्तविक चिंता झलक रही थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम बाद में अफवाह की जांच कर लेंगे। उसकी चिंतित निगाहों को देखकर डेविस ने उसे दिलासा दिया। उसे लगा कि उसे हिम्मत दिखानी होगी और उसकी रक्षा न कर पाने के लिए उसके परिवार से श्राप सहना होगा। डेविस का मानना था कि जब तक वे हद से ज्यादा न करें तब तक असामान्य अपमान सहना भी ठीक रहेगा। दीवारों को पार करते हुए वे बिना किसी बाधा का सामना किए आगे बढ़ गए, क्योंकि दीवारों पर तैनात मुख्य रक्षकों को पता था कि स्वर्ण सींग वाला वाइवरन सम्राट का वाहन है। उन्होंने श्रद्धा और सम्मान के साथ सिर झुकाया। जिस पहले स्थान पर वे पहुंचे वह शाही महल नहीं बल्कि कॉर्डन परिवार का मनो था। डेविस ने खुद को अक्षम और इस तरह के नामों से पुकारे जाने के लिए तैयार कर लिया था, जबकि वह गोल्डन हॉर्न्ड वाइवरन पर खड़ा था जो हवेली के ऊपर एक विशालकाय उपस्थिति के साथ मंडरा रहा था। बस दोस्तों, आज के लिए इतना है। इस नॉवल की पूरी सीरीज देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना प्यार दिखाएं। और ऐसे ही और कहानियों के लिए आर नॉवल बॉय को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।